नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 191। वह तीर जो रात के अंधेरे में चला गया। ये युन ने स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन के पास जाने की कोशिशें रोक दी। अगर वह और करीब जाता तो शक पैदा होना तय था। अब ये युन स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन से लगभग 24 मीटर दूर था। ये युन ने अनुमान लगाया कि स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन की सहनशीलता की यही सीमा थी। ये युन ने अपनी 1000 सेना की तलवार को कसकर पकड़ा और मायावी आकृतियों का नाश करना जारी रखा। ये युन ने निर्जन पशुओं का वध किया जिससे चारों ओर खून फैल गया। मायावी दुनिया में ये युन खून से लाल रंग में रंगी हुई थी। धीरे धीरे ये युन की आंखें लाल हो गईं। उसकी पहले की साफ और काली आंखों में अब खून की प्यास झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह से हत्या की दुनिया में डूब गया हो और धीरे धीरे अपनी चेतना खो रहा हो। स्वर्ग का बैंडनी यांग जिनसेन किसी व्यक्ति को अनंत काल तक एक भ्रम में डुबो सकता है। यदि वह व्यक्ति इससे जागने में असमर्थ होता है तो यह उसकी सारी युवांशी को सोख लेता है, जिससे अंततः वह थकावट से मर जाता है। ये युन धीरे धीरे पागल हो रहा था। वह 1000 सेना की तलवार को बेतहाशा घुमा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह चट्टान को चीर रहा हो। इसी समय ये युन ने अपना ताइकांग धनुष निकाला। वूश वूश वूश। ये युन ने अस्तित्वहीन आदिम विशालकाय भ्रमों पर तीर चलाना शुरू कर दिया। हवा का पीछा करने वाले तीरों से टकराते ही भ्रम टूट जाता था। ये युन की अंतिम तैयारी थी। ताइकांग धनुष निकालकर ये युन कम से कम समय में स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन पर हमला कर सकता था। 1000 आर्मी कृपाण को ताइकांग धनुष में बदलने में कुछ समय तो लगेगा ही, और यह कम समय उस प्राचीन जड़ी बूटी के विरुद्ध विफलता का कारण बन सकता था। ये युन ने जानबूझकर अपने तीरों की गति धीमी कर दी। प्रत्येक तीर की गति युन की अधिकतम गति की 1/3 थी। स्वर्ग के बैंडनी यांग जिनसेन के लिए ये तीर खिलौनों के समान थे और उससे कोई खतरा नहीं थे। स्वर्ग का बैंडनी यांग जिनसेन इंतजार कर रहा था। ये युन का अंत निश्चित था। इस मनुष्य के पूरी तरह से मायाजाल में डूब जाने और पागल हो जाने के बाद उसकी थकावट से मृत्यु होना केवल समय की बात थी। इस खतरे को दूर करके ये जड़ी बूटी पर्वत के भीतर रक्त यान फूल का पोषण जारी रख सकता है और धीरे धीरे शुद्ध यान क्यूई को अवशोषित कर सकता है। कुछ हजार वर्षों में यह अपना विकास पूरा कर सकता है और पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है। ऐसा होने पर यह अंततः ताया दिव्य शहर के जड़ी बूटी पर्वत की सुरक्षा घेरा तोड़कर भाग सकता है। इस 60 जड़ी बूटी पर्वत की संरचना ताया दिव्य नगर के प्रथम नगर स्वामी द्वारा स्थापित की गई थी। इसी कारण स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन हजारों वर्षों से इस जड़ी बूटी पर्वत के भीतर फंसा हुआ था। यह एक जेल की तरह था जिससे वह बाहर निकलना चाहता था, और ऐसा करने पर यह अनंत दिव्य वन्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, अद्भुत स्थानों की खोज कर सकता था और अधिक शुद्ध यांग जड़ी बूटियां पा सकता था। उनकी ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद ये धीरे धीरे और भी अधिक विकसित हो सकता था। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि ब्लड यांग फ्लावर केवल एक ही था। यदि 2 रक्त यांग फूल या अन्य शुद्ध यांग जड़ी बूटियां होती तो वे स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन के लिए अधिक स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई अवशोषित कर सकती थी। इस जड़ी बूटी पर्वत की घेराबंदी से बाहर निकलने में शायद इसे 1000 साल लग जाते। स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन ने अपनी सीमित बुद्धि का उपयोग अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए किया। अचानक स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। कुछ ही दूरी पर स्थित 2 डिस्केरे से अचानक एक हल्की सी आवाज निकली और एक लौ भड़क उठी। इस आग का स्रोत लूना येनेरे के एक्टिवेशन चार्म से था। बेशक स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन को सक्रियण मंत्र जैसी चीजों की कोई समझ नहीं थी, नहीं उसे यह समझ में आया कि उस जलती हुई लौ का क्या मतलब है। सुरक्षा के लिहाज से हेवन पर्पल यांग जिनसेन ने सरनी के स्वामी युन पर नजर रखी, लेकिन उसने केवल ये युन को ताइकांग धनुष से बेतरतीब ढंग से तीर चलाते हुए देखा। ये युन की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी पुतलियों की चमक फीकी पड़ गई थी। उसकी गति स्पष्ट रूप से कम हो रही थी, मानो वह धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि डिस्कैरे में हुए बदलाव से ये युन का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सच्चाई ये थी कि एक बार डिस्कैरे सक्रिय हो जाने के बाद परिणाम तो आना ही था। डिस्कैरे के मालिक के मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण डिस्कैरे चलती तो रहेगी, लेकिन धीरे धीरे उसका नियंत्रण कम होता जाएगा और वह अपनी मूल शक्ति को मुक्त करने में असमर्थ हो जाएगी। चंद्रयन डिस्क सरणी पर सक्रिय मंत्र जल उठा। यह डिस्क सरणी 10 मील के दायरे में यिनची ऊर्जा को एकत्रित कर रही थी। जब सक्रिय मंत्र जला तो यह यिनची ऊर्जा अव्यवस्थित हो गई और यिनची ऊर्जा का एक भंवर चारों ओर फैल गया। बस भंवर घूमता हुआ आगे बढ़ा और घनी यिनची ऊर्जा की तरंगे उत्सर्जित करने लगा। बर्फीली ठंडी हवा के केंद्र में एक बवंडर था और वह चारों दिशाओं में फैलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर देगी। उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। यह दिन का वह समय था जब यिनची ऊर्जा सबसे तीव्र होती है। इस चंद्र यिन ऊर्जा के विस्फोट ने यिनची ऊर्जा को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। यिनची के भंवर से कुछ ही दूरी पर रक्त यांग फूल स्थित था। हालांकि यह जमीन में काफी गहराई में दबा हुआ था, फिर भी इस लहर से दब गया था। इसके शरीर की चमक गायब हो गई थी और यह एक साधारण लाल फल से अलग नहीं दिख रहा था। जहां तक हेवन पर्पल यांग जिनसेन की बात है, यह एक प्राचीन जड़ी बूटी थी, इसलिए वर्तमान परिवेश ने इसे ज्यादा प्रभावित नहीं किया। लेकिन इस अराजक और सघन यिन की भंवर ने स्वर्ग के बैंडनी यांग जिनसेन में भय की भावना पैदा कर दी। वह ब्लड यांग फ्लावर को जल्द से जल्द छीनना चाहता था, लेकिन ये युन को लगभग पागल होते देख वह सफलता से बस एक कदम दूर नहीं रहना चाहता था।
अगर यह इस इंसान से छुटकारा नहीं पा सका तो चाहे यह इंसान कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर नजर आ जाती। ताया दिव्य नगर लौटकर उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद इसके अच्छे दिन खत्म हो गए। ऋषि मुनि अक्सर इस #60 जड़ी बूटी पर्वत पर आते जाते रहते थे, जिससे ये हमेशा सतर्क रहता था। इसके पास रक्तयान फूल को पोषित करने या शुद्धयान ऊर्जा को अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं था। बस कुछ ही सेकंडों में यह आखिरकार इस इंसान को नष्ट कर सकता है, फिर यह शांति से चला जाएगा। उसके बाद इस डिस्कैरे का जो भी काम होगा उससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा। हेवन पर्पल यांग जिनसेन की सोच एकदम सही थी, लेकिन अचानक कुछ अजीब घटना घटित हुई। चंद्रमा की ऊर्जा से भरपूर वह सरनी जो 1 इंची भावर बनाने के लिए एकत्रित हुई थी, अचानक एक मानव भुजा जितनी मोटी भावर तीर लेकर निकली। ऊर्जा के अतिप्रवाह के कारण ये भावर तीर चंद्र यीन सरनी से संयोगवश बाहर निकला हुआ प्रतीत हो रहा था। भावर का तीर स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन की ओर नहीं उड़ा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन आसानी से इससे बच सकता था। लेकिन यह ब्लड यांग फ्लावर की ओर उड़ गया। येनची का भावर रक्त यान फूल के बहुत करीब था। चूंकि रक्त यान फूल में आत्मरक्षा का कोई तंत्र नहीं था, इसलिए इस येनची हमले से उसका नष्ट होना निश्चित था। ये बात हेवन पर्पल यांग जिनसेन को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन को बढ़ने के लिए लगातार शुद्ध यांगची को अवशोषित करना पड़ता था, तभी वह ताया जड़ी बूटी पर्वत से बाहर निकल पाता था। ये रक्तयान फूल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इससे न केवल स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन को स्वर्ग पृथ्वी युवांची को अवशोषित करने में मदद मिली, बल्कि कुछ हजार वर्षों में स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन रक्तयान फूल को भी पूरी तरह से अवशोषित कर सकता है, जिससे उसका विकास पूरा हो जाता है। भला ये यिनची भंवर को रक्तयान फूल को नष्ट करने की अनुमति कैसे दे सकता है? यदि ऐसा हुआ तो इसे ताया जड़ी बूटी पर्वत से बाहर निकलने में 2000 साल और लग जाएंगे। इतने लंबे समय में शायद इसे किसी मानव ऋषि द्वारा खोज लिया जाए। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन ने ये यून पर हमला करने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने की परवाह नहीं की। वह बेताब होकर रक्तयान फूल की ओर दौड़ा। चंद्र यीन सरनी का शुद्ध यीन की हुई भंवर खतरनाक था, लेकिन ये स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के लिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन जिस क्षण स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन रक्तयान फूल की ओर बढ़ा, ये यून जो प्रतीत होता था कि भ्रम में खो गया था, अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने बाज की तरह स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन की गति पर ध्यान दिया। उसने इस क्षणिक अवसर के लिए ही सब कुछ बड़े ही विस्तृत तरीके से व्यवस्थित किया था। स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन के लिए तीर कितना भी सटीक क्यों न हो, उसका कोई महत्व नहीं था। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी और वह सभी हमलों से बच सकता था। उसे भेदने का एकमात्र तरीका उसकी अगली चाल का अनुमान लगाना था। ये यून के लिए एकमात्र मौका था। सूक्ष्मता की बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद से ये यून बारीकियों और परिवर्तनों को एक निश्चित सीमा तक परखने में सक्षम हो गया था। पल भर में ही उसने स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के मार्ग की गणना कर ली थी। ताइकांग धनुष तैयार था, उसकी चमकदार काली डोरी तनी हुई थी और उसमें से हल्की सी चमक निकल रही थी। ये यून ने धनुष की डोरी खींची थी, मानो वह किसी आदिम दानव की छवि पर तीर चला रहा हो, लेकिन वह इस घातक प्रहार का इंतजार कर रहा था। ये यून की सारी ऊर्जा सुनामी की तरह ताइकांग धनुष में समा गई। उत्कृष्ट रूप से गढ़ी गई ताइकांग धातु से एक स्पष्ट ध्वनि निकली और ये यून ने अपनी उंगलियां छोड़ दी। पेंग, ऐसा लगा जैसे आसमान में बिजली कड़क उठी हो। ताइकांग धनुष की डोरी झटके से आगे बढ़ी और हवा का पीछा करने वाले तीर में जबरदस्त ताकत भर दी। इस प्रचंड बल के साथ तीर एक चमकती किरण बनाते हुए सीधे स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन की ओर उड़ गया। ये तीर ही यून का अंतिम हमला था। हवा का पीछा करते हुए तीरों ने एक पंक्ति बनाई और रात भर में तेजी से आगे बढ़ते रहे। ब्लड यांग फ्लावर को बचाने के लिए बेताब हेवन पर्पल यांग जिनसेन तीर की चपेट में आने ही वाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 12 साल का बच्चा यून, जो अपने अंतिम क्षणों में प्रतीत हो रहा था और बैंगनी रक्त के मध्य चरण में ही था, अचानक एक बाघ की तरह उठ खड़ा होगा और इतना जोरदार प्रहार करेगा। चंद्र यीन सरनी का उपयोग करके रक्तयान फूल पर हमला करना, फिर स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित करना और अंत में स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के प्रक्षेप पथ की गणना करना। सब कुछ एकदम सही था। अध्याय 192, हाथ में आदिम जड़ी बूटी। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन छिपने में विशेष रूप से कुशल था। यहाँ तक कि अगर कोई शीर्ष मानव स्वामी भी इसके सामने खड़ा होता तो भी उसे इसके निशान ढूंढना मुश्किल होता। इसलिए स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन को इस बात पर विश्वास करना कठिन लगा। एक बेहद निम्न साधना स्तर वाले बच्चे ने न केवल इसकी उपस्थिति का पता लगाया, बल्कि उसने इस पर इतना भयानक प्रहार भी किया। चंद्र यीन दिवस का सावधानीपूर्वक चयन करना, सरनी डिस्क को बेतरतीब ढंग से रखना और अंत में उसकी गति को समझने का आत्मविश्वास होना, इन सब बातों से पता चलता है कि युवक ने हर चीज की गणना की थी। जब उसने पहली बार रक्तयान फूल चुना था, तब भी उसे इसके अस्तित्व का एहसास हो गया था। उसने जानबूझकर आधे महीने तक इस सटीक हत्या की योजना बनाई थी। एक भयानक युवक, स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन के पास आगे सोचने का समय नहीं था। ये यून द्वारा चलाया गया पवन चक्कर तीर उससे 1 फुट से भी कम दूरी पर था। बचने का समय ही नहीं बचा था। ये तीर यून द्वारा पहले चलाए गए तीरों की तुलना में 3 गुना से भी अधिक तेज था। हेवन पर्पल यांग जिनसेन की सतर्कता को कम करने के लिए कमजोर होने का नाटक करके, जिससे ये यून के तीरंदाजी कौशल औसत दर्जे के हो, वह एक ऐसा तीर चला सकता था जो एक ही वार में मार गिराता था। ये यून ने इस छोटी सी बात को भी नजरअंदाज नहीं किया। आदिम जड़ी बूटी को हासिल करने की यून की योजना एकदम सटीक थी। पलक झपकते ही स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन ने अपनी सारी शुद्ध यांग ऊर्जा को इकट्ठा कर लिया और उसे अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंचा दिया। वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खोने की कीमत पर भी तीर का सामना करने की योजना बना रहा था। मध्य स्तर के पर्पल ब्लड योद्धा की आक्रमण शक्ति सीमित होती है।
आमतौर पर ऐसा हमला उसकी युआनची रक्षा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन ने अपनी शुद्ध यांगची उत्पन्न करने का प्रयास किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास बहुत कम शुद्ध यांगची बची है। पहला कारण ये था कि महीने के इस दिन और इस समय यिनची अत्यधिक सघन थी। दूसरा कारण ये था कि उसने ये यून पर मायावी जादू से हमला करते हुए बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। ये यून द्वारा सावधानीपूर्वक चुने गए चंद्र यिन दिवस पर आधी रात के 3/4 घंटे बाद का समय अब अपना असर दिखा रहा था, लेकिन ये फिर भी काफी था। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन को पूरा भरोसा था कि उसके पास बची हुई शुद्ध यांगची की थोड़ी सी मात्रा ही तीर से बचाव के लिए पर्याप्त होगी। इससे अधिक मामूली चोटें ही आ सकती हैं। इसने पहले ही फैसला कर लिया था, इस बार बच निकलने के बाद ये कभी इस जगह पर वापस नहीं लौटेगा। ये सैकड़ों वर्षों तक जमीन के नीचे गहरी सुरंग में रहेगा और फिर बाहर आएगा। इसे ब्लड यांग फ्लावर की भी कोई चाहत नहीं थी। हालांकि ब्लड यांग फ्लावर महत्वपूर्ण था, लेकिन यह अपने स्वयं के जीवन जितना महत्वपूर्ण नहीं था। ये युवक बेहद भयानक था। केवल अपने दम पर जड़ी बूटी को इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचाने की क्षमता के कारण अगर वह किसी मानव ऋषि को लाता तो उसका मरना निश्चित था। जब स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन उस युवक को रक्त यान फूल के लिए खाद बनाने की योजना बना रहा था, तब उसे याद करके शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने दुश्मन को कम आंका था। ये युवक एक दुष्ट दानव था जो किसी भी बात को छुड़ने नहीं देगा। मनुष्य वास्तव में एक धूर्त प्रजाति थे। अपनी शुद्ध यांग ऊर्जा को एकत्रित करते हुए स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन ने अपने चारों ओर शुद्ध यांग की एक धुंधली परत बना ली। ये पवन चक्कर तीर के प्रभाव का सामना करने के लिए तैयार थी, लेकिन इसी समय ये युन ने अपनी सूक्ष्म गति कौशल को सक्रिय कर लिया और विपरीत दिशा में भाग गया। वह मुस्कुराया और एक सरल विचार के साथ उसने चुपचाप मंत्र का जाप किया। धमाका! जैसे ही पवन चक्कर तीर स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन की युआनची ढाल से टकराया, तीर के चमकदार सिरे से एक तेज रोशनी निकली। तीर के सिरे में एक मनका जड़ा हुआ था जिससे वज्र अग्नि की आभा निकल रही थी। यह दिव्य नरक का मनका था, ताया डिवाइन सिटी के एक उस्ताद द्वारा बनाया गया एक अचूक खजाना। ये युन ने इस छोटी सी मनके को खरीदने के लिए 2000 ड्रैगन स्केल रून्स खर्च कर दिए। दिव्य नरक मनके से जड़ा ये पवन चक्कर लगाने वाला तीर ये युन के तरकश में एक विशेष स्थान पर रखा गया था। चंद्र यिन सरणी को सक्रिय करने से ठीक पहले उसने इस विशेष तीर को धनुष पर चढ़ाया और धनुष को खोल दिया। उसी क्षण बिजली की गड़गड़ाहट के साथ आग भड़क उठी। बूम! एक भीषण विस्फोट हुआ जिसने रात के आकाश को चीर डाला। बर्फीली नीली लपटें दहाड़ रही थीं और लपटों के भीतर से अनगिनत सांप जैसी काली बिजली की किरणें निकल रही थीं। आग एकदम बर्फीली थी। वह गर्जना नरक की भयानक गर्जना थी। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन वज्र अग्नि शक्ति से भयभीत था, और वज्र अग्नि शक्तियों में ये सबसे अधिक यिन अग्नि और यिन वज्र से भयभीत था। बिजली और आग की इस शक्ति का संयोजन स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन के लिए अभिशाप था। बेहद क्रूर। उसने उसे इस तरह फंसा लिया था कि उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। उसके चारों ओर मौजूद शुद्ध यांग कवच पेंट की आवाज के साथ टूट गया। यिन गर्जना और हिम अग्नि आपस में मिलकर अनगिनत अग्निजाल और बिजली के सर्प उत्पन्न कर रहे थे। आसपास की शुद्ध यिन ऊर्जा के संपर्क में आते ही ये तूफान की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। काचा बर्फीली ऊर्जा के कारण चट्टान की शिलाएं चूर चूर हो गईं। ठंडी आग ने उन्हें जलाकर धीरे धीरे राख में बदल दिया। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने वाली अत्यधिक यिन वज्र शक्ति निकट से विस्फोटित हुई, जिससे पूरी चट्टान उसके साथ उड़ गई। विस्फोट होने से पहले ही ये यून उस इलाके से भाग गया था। इससे ठीक पहले कि बिजली की तेज लपटें चट्टान को निगल जाती, वह चट्टान से कूद गया था। बूम! ये यून मिट्टी और धूल से पूरी तरह ढक गया था। एक विचार के साथ ही ये यून का शरीर एक हल्की हरी रोशनी से ढक गया। यह ऐसा था मानो किसी कवच ने उसे चारों ओर से घेर लिया हो। यह वह आखिरी वस्तु थी जिसे ये यून ने 10,000 पैगोडा में खरीदा था, हरा रहस्यमय सुरक्षा ताबीज। उस ताबीज में असीम हरी प्रकृति की शक्ति समाहित थी। जब यिनची का प्रवाह हुआ तो ताबीज ने हरी प्रकृति की शक्ति से एक प्रबल जीवन शक्ति उत्पन्न की, जिससे ये यून को होने वाली क्षति न्यूनतम हो गई। ग्रीन मिस्टिक प्रोटेक्शन चार्म किसी कुशल कारीगर द्वारा नहीं बनाया गया था, लेकिन यह सस्ता भी नहीं था। ये यून ने इसे खरीदने से पहले ही इस हरे रंग के रहस्यमय सुरक्षा कवच के निर्माता को पहचान लिया था। इसे लुओहुआर ने बनाया था, जो पुरुषों की रैंकिंग में पहले स्थान पर था। लुओहुआई के उत्पाद ताया दिव्य शहर में बहुत लोकप्रिय थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाती थी और उसकी प्रतिष्ठा के साथ एक गारंटी जुड़ी हुई थी। इस हरे रहस्यमय सुरक्षा कवच ने ये यून को निराश नहीं किया। धुंधली हरी रोशनी ने यिनची के प्रवाह के एक बड़े हिस्से को रोक दिया। इसके अलावा ये यून पहले ही चट्टान से कूद चुका था, इसलिए उसे बल का पूरा प्रभाव नहीं पड़ा और वह लगभग सुरक्षित था। यिनची की थोड़ी मात्रा ये यून के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर गई थी, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल ने उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। लंबे समय से ये यून बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति के ऊर्जा अवशोषण के नियमों को जानती थी। ये केवल ऐसी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था जो किसी की नहीं थी, या दूसरे शब्दों में ऐसी ऊर्जा जिसने अपने स्वामी के साथ अपना आध्यात्मिक संबंध खो दिया था। उदाहरण के लिए, जब जड़ी बूटियां तोड़ी जाती थीं तो वे पहले से ही मृत होती थीं, इसलिए ये यून उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। आदिम प्रजाति की प्रतिमा भी मृत थी। यदि आदिम प्रजाति अभी भी जीवित होती तो ये यून के पास उसके शरीर के भीतर से ऊर्जा प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं होता। ये यून को बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा अवशोषित करने के सिद्धांतों के पीछे का कारण नहीं पता था। संभवतः ये बैंगनी क्रिस्टल का नियम था। हवा में गिरते हुए ये यून ने जबरदस्ती अपना शरीर मोहा। सूक्ष्मता की उच्च सफलता अवस्था प्राप्त करने के बाद से ये यून का आसपास के ऊर्जा प्रवाह पर सटीक नियंत्रण था। इसलिए वह चट्टान के सामने उतरने से पहले 10 मीटर तक हवा में उड़ सका।
हजार सेनाओं की तलवार चट्टान की दीवार में घुस गई, जिससे चिंगारियां उड़ने लगी। हजार सेना की कृपाण का उपयोग करते हुए ये युन ने उसके गिरते हुए शरीर को रोक लिया। इसके बाद ये युन ने फुर्ती से अपने अंगों का इस्तेमाल करते हुए वापस चट्टान की चोटी पर चढ़ गया। ये युन के चट्टान से गिरने से ठीक पहले उसने दूसरी डिस्क सरणी सिकाडा सरणी को सक्रिय कर दिया था। जब ये युन ने 2 डिस्क सरणियों को स्थापित किया तो चंद्रयान सरणी सिकाडा सरणी के ऊपर थी। टिड्डियों का वह समूह आखिरी वस्तु थी जिसे एक कुशल कारीगर ने बनाया था और जिसे ये युन ने खरीदा था। ये युन द्वारा खरीदी गई तीनों वस्तुएं उस्तादों द्वारा बनाई गई थीं, जिनमें सबसे महंगी डिवाइन हेलियन बीड थी, उसके बाद लूना येनेरे थी, जबकि सिकाडा एरे सबसे सस्ती थी। टिड्डियों से बचाव के लिए बनाया गया घेरा मात्र एक सुरक्षा कवच था। टिड्डियों से बचाव के लिए बनाए गए निर्जन जीव या वनस्पतियां टिड्डियों से ग्रस्त पेड़ की तरह कमजोर हो जाती थीं। उनकी गति धीमी हो जाती थी या वे हिल भी नहीं पाते थे। इसी तरह सिकाडा एरे को उसका नाम मिला। टिड्डियों की सुरक्षा पंक्ति युन द्वारा स्थापित की गई अंतिम सुरक्षा पंक्ति थी। ये युन इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि दिव्य नरक मनका और चंद्रयान की सुरक्षा पंक्ति स्वर्ग बैंगनी यान जिनसेन की गति करने की क्षमता को कमजोर करने के लिए पर्याप्त थी। यदि स्वर्ग बैंगनी यान जिनसेन में अभी भी थोड़ी सी भी शक्ति बची थी और वह मिट्टी के माध्यम से निकलने में कामयाब हो गया तो ये उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए टिड्डियों की घेराबंदी करके वह स्वर्ग बैंगनी यान जिनसेन के भागने की संभावना को रोक सकता था। तभी यह पूरी तरह से सुरक्षित हो पाता था। एक छलांग लगाकर ये युन चट्टान की चोटी पर लौट आया। चोटी पर भी उमस भरी हवा उग्र रूप से बह रही थी। हवा का हर झोंका हड्डियों तक चुभ रहा था। शरीर पर पड़ने वाली हवा ऐसी लग रही थी मानो चाकू से त्वचा को चीर दिया गया हो, जिससे असहनीय पीड़ा हो रही थी। जमीन पर घास और चट्टानें चपटी हो गई थीं। चट्टान की चोटी कटकर मोटी सफेद धुएं की लपटें उठ रही थीं। ये सफेद धुआं विस्फोट के केंद्र से फैल रहा था। धुएं की परतें एक विशाल कमल के फूल की तरह दिख रही थीं। ऐसा विनाशकारी विस्फोट जिससे कमल के फूल जैसी धुएं की लपटें उठी, वही उनको देखने में बहुत सुंदर लगा। कमल के फूल के ठीक बीच में ये युन ने आखिरकार अपनी नंगी आंखों से स्वर्ग बैंगनी यान जिनसेन का असली शरीर देखा। ये लगभग 1 फुट लंबा था और कलाई जितना मोटा था, कुछ हद तक लकड़ी की छड़ी जैसा। उसका शरीर हरे बैंगनी रंग का था और वह आधा जमीन में धंसा हुआ था। उसके चारों ओर बिजली की कड़क और आग के गोले मंडरा रहे थे और उसका बड़ा हिस्सा बर्फ में जमा हुआ था। वह दयनीय लग रहा था। दिव्य हीलियन मनके के विस्फोट में स्वर्ग बैंगनी यान जिनसेन की अधिकांश जड़ें नष्ट हो गईं, यहाँ तक कि इसके तने का एक विशाल टुकड़ा भी उड़ गया था। बेशक इससे हेवन पर्पल यान जिनसेन की औषधीय शक्ति को नुकसान पहुंचा, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं था। ये युन ने स्वर्ग के बैंगनी यान जिनसेन को बड़ी मुश्किल से हासिल करने के लिए अपनी सारी तरकीबें और ताकत लगा दी थी। इस प्रक्रिया में उन्होंने जरा भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उनकी असफलता निश्चित थी। लेकिन ये युन के लिए प्राचीन जड़ी बूटी को नुकसान पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आदिम जड़ी बूटी की ऊर्जा वास्तव में शुद्ध थी, लेकिन मात्रा के हिसाब से यह आदिम प्रजाति की तुलना में बहुत कम थी। जब लोग किसी प्राचीन जड़ी बूटी को इकट्ठा करते थे तो वे उस जड़ी बूटी को नुकसान पहुंचाने से बेहद डरते थे, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई उस जड़ी बूटी के घाव से रिसकर उसकी औषधीय शक्ति को बर्बाद कर देती थी। हेवन पर्पल यान जिनसेन के मामले में भी यही बात लागू होती है। प्राचीन जड़ी बूटियों की अनदेखी करते हुए, यहाँ तक कि जब आम लोग जिनसेन की खुदाई करते थे तो उन्हें जिनसेन की जड़ों को साफ करने के लिए एक ब्रश का उपयोग करना पड़ता था ताकि वे टूट न जाएं, अन्यथा जिनसेन की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। ये युन स्वर्ग बैंगनी यान जिनसेन के भीतर मौजूद शुद्ध ऊर्जा को उसके घाव से रिसते हुए महसूस कर सकती थी। ये युन मुस्कुराए। बैंगनी क्रिस्टल के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आने से धीरे धीरे विलीन होने वाली युआंची और जड़ी बूटियों का सार प्रकाश के बिंदुओं में परिवर्तित होकर ये युन की ओर बढ़ने लगा। शरीर से बाहर निकलने के बाद विलीन ऊर्जा पर स्वर्ग बैंगनी यान जिनसेन का नियंत्रण समाप्त हो गया। इसलिए बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति इस मुक्त ऊर्जा को आसानी से अवशोषित कर सकती थी। इस शुद्ध ऊर्जा को देखकर ये युन ने अनजाने में अपने होंठ चाट लिए। उसका चेहरा किसी लालची व्यक्ति जैसा था जिसे अचानक कोई दावत मिल गई हो। अध्याय 193 स्वर्ग के बैंगनी यान जिनसेन का अवशोषण। यदि ये युन सीधे बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके किसी संपूर्ण जड़ी बूटी को अवशोषित कर लेता तो वह आसानी से ताया दिव्य शहर के रसायन शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित कर लेता और उनके संदेह को जगा देता। लेकिन मौजूदा हालात में हेवन पर्पल यान जिनसेन को गंभीर नुकसान पहुंचा था। ये युन केवल उससे निकलने वाले हर्बल एसेंस को अवशोषित कर रही थी, जिससे किसी को कोई संदेह नहीं होगा। बेशक ये युन ये काम कभी कभार ही कर सकता था। वह हमेशा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त जड़ी बूटियां वापस नहीं ला सकता था। इसके अलावा क्षतिग्रस्त जड़ी बूटियों का मूल्य बहुत कम हो जाता था और ताया दिव्य नगरी द्वारा दिए जाने वाले ड्रैगन स्केल रून्स का मुआवजा भी कम होता था। निष्कर्षतः ये युन के लिए बहुत लाभदायक नहीं था। बैंगनी क्रिस्टल के नियंत्रण में स्वर्ग बैंगनी यान जिनसेन के हर्बल सार का एक भी अंश व्यर्थ नहीं गया। ये सब युन द्वारा अवशोषित कर लिया गया। प्रकाश बिंदुओं में एकत्रित ऊर्जा नाचती हुई परियों की तरह लग रही थी। जैसे ही ये युन इन ऊर्जाओं को अवशोषित करने की योजना बना रहा था, स्वर्ग का बैंगनी यान जिनसेन, जो एक सूखी लकड़ी के टुकड़े जैसा था, अचानक सरसराहट के साथ जमीन में सुरंग बनाकर समा गया। ये हेवन पर्पल यान जिनसेन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के बाद भी बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। स्वर्ग बैंगनी यान जिनसेन के भागने के एक पल के भीतर ही एक काली रोशनी चमकी। एक प्रकाश का पर्दा प्रकट हुआ जिसने 30 मीटर के दायरे में एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया। पेंग हेवन पर्पल यान जिनसेन प्रकाश के पर्दे से टकराया और वापस उछल गया। ये टिड्डियों का घेरा था जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से आत्माओं को कैद करने के लिए किया जाता था।
अगर स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन उत्तम स्थिति में होता तो वह इस घेरे से बच निकलने में सक्षम होता, लेकिन अब ऐसा करना उसके लिए पूरी तरह असंभव था। स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन को पहले कभी इतनी गंभीर क्षति नहीं हुई थी। उसकी आत्मा अस्त व्यस्त थी और वह अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे कम होते हुए महसूस कर रहा था, और यह ऊर्जा धीरे धीरे ये यून की ओर बढ़ रही थी। हजार सेना की कृपान हाथ में लिए ये यून स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन के पास पहुंचा। वह इस पर जरा भी नरमी नहीं बरतने वाला था। स्वर्ग का बैंडनी यांग जिनसेन बहुत चालाक था, इसलिए ये यून इसे रखने से पहले टुकड़ों में काटने पर विचार कर रहा था। अगर ऐसा नहीं किया तो ये बीच में ही कहीं से निकल सकता था और सब कुछ बर्बाद हो जाता। इसी समय स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन ने अचानक एक तीखी शिशु सी चीख निकाली। उसने ये यून पर आक्रमण किया और अपनी शेष शुद्ध यांगची का उपयोग करके एक आध्यात्मिक तलवार बनाई जिसने ये यून की भौहों के बीचों बीच वार किया। वह आखिरी मौके पर किए जाने वाले हमले पर दांव लगाना चाहता था। ये यून ने जरा भी संकोच नहीं किया और हजार सेना की तलवार से आगे की ओर वार किया। काचा, एक सेना पूरी तरह थक चुकी थी, जबकि दूसरी, जो थके हुए दुश्मन का इंतजार कर रही थी, एकदम तरोताजा और चुस्त थी। इस संघर्ष का परिणाम निश्चित था। हजार सेनाओं की तलवार ने जोरदार प्रहार करते हुए सीधे नीचे की ओर वार किया। पेंग, स्वर्ग के बैंडनी रंग के यांग जिनसेन को हजार सेनाओं की तलवारों ने बहा दिया। ये यून ने स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन को दो भागों में काटने का विकल्प नहीं चुना। अगर वह ऐसा करता तो इसका मूल्य तेजी से गिर जाता, लेकिन ये यून ने महसूस किया कि इसके बावजूद स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन की आत्मा कमजोर होती जा रही थी, मानो वह जल्द ही मरने वाली हो। जब कोई प्राचीन जड़ी बूटी मर जाती थी तो इसका मतलब था कि हजारों वर्षों की खेती से बनी आत्मा भी लुप्त हो जाएगी। इस मामले में ये यून ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसके और स्वर्ग के बैंडनी यांग जिनसेन के बीच जीवन मरण का युद्ध चल रहा था। अगर उसने स्वर्ग के बैंडनी यांग जिनसेन को न मारा होता तो वह शायद स्वर्ग के बैंडनी यांग जिनसेन के जादुई भ्रम में फंस जाता। अगर ऐसा होता तो वह रक्त यांग फूल के लिए खाद बन जाता। जब ये यून ने स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन को देखा तो उसने गौर किया कि उसकी सतह का रंग फीका पड़ रहा था। शुद्ध ऊर्जा के कण उससे अलग हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह अब और जीवित रहना नहीं चाहता हो। नशीली दवाओं के रूप में इसका उत्पादन करते हुए पकड़े जाने के बाद यह एक तरह से मृत ही हो चुका है। अरे ये ऊर्जा! ये यून ने स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन की जड़ों को पकड़ा। बैंडनी क्रिस्टल की दृष्टि से वह स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन के घाव से शुद्ध बैंडनी ऊर्जा को निकलते हुए देख सकता था। यह ऊर्जा एक पौराणिक हरे ड्रैगन के जीवन तत्व के समान रूप धारण कर चुकी थी। ये यून ने पहली बार इस तरह का हरा ड्रैगन सार ऊर्जा रूप देखा था। इससे पहले उसने जो ऊर्जा देखी थी वह सब प्रकाश के बिंदु थे। ये यून थोड़ा हिचकिचाया। पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन का उपयोग करते हुए उसने हरे ड्रैगन के सार और ऊर्जा प्रकाश बिंदुओं को एकत्रित किया जो हेवन पर्पल यांग जिनसेन ने पहले उसके शरीर में रिस कर डाले थे। तुरंत ही जड़ी बूटियों की खुशबू उसकी नाक में समा गई। ये बेहद सुखद था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ये यून ने झटपट 1 फुट लंबी चौकोर आकार की जहर की पेटी निकाली। ये कमल के पत्थर से बना एक जड़ी बूटी का डिब्बा था। ये जड़ी बूटियों के सार को काफी हद तक संरक्षित रख सकता था। स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए इसके सारे औषधीय गुणों को संरक्षित करना अव्यावहारिक था। उसे जो कुछ बचा था उसी से काम चलाना पड़ा। जो भी सार तत्व संरक्षित नहीं किया जा सका वह पूरी तरह से ये यून के बैंडनी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लिया गया। जब ऊर्जा के ये प्रकाश बिंदु उसके शरीर में प्रवेश कर गए तो ये यून ने अपने शरीर में गर्मी महसूस की। स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन का औषधीय सार धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखा रहा था। ये यून को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह थी हरे रंग के ड्रैगन जैसी दिखने वाली ऊर्जा जो प्रकाश के बिंदुओं से बिल्कुल अलग थी। यह ऊर्जा ये यून की आत्मा में समा गई। धमाका! जब यह ऊर्जा ये यून की आत्मा में प्रवेश कर गई तो ये यून ने अपनी आत्मा में एक कंपन महसूस किया। कंपन के बाद उसकी दृष्टि छवियों से भर गई। ये तस्वीरें अव्यवस्थित और बेतरतीब थीं। इनमें से कुछ दृश्य दिव्य वनभूमि या ताया दिव्य नगर के थे। कुछ लियान कबीले के थे जिनमें ये यून और उसकी बहन के कठिन जीवन को दर्शाया गया था। इनमें उसके पिछले जीवन के दृश्य भी थे। ये यून के जीवन के टुकड़ों का एक सम्मिश्रण था। ओह, ये तो! इन भ्रामक छवियों को देखकर ये यून को अचानक समझ में आया कि हरे रंग की ड्रैगन ऊर्जा स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन की आत्मा के बिखरने के बाद बची हुई मानसिक शक्ति थी। स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन भले ही एक पौधा हो, लेकिन एक बार जब इसने किसी आत्मा को जीवन प्रदान किया तो इसमें अत्यंत शक्तिशाली मानसिक शक्तियां आ गईं। यदि ऐसा नहीं होता तो ये भ्रम पैदा करने में सक्षम नहीं होता। दिव्य शक्ति स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन की आक्रमणकारी और रक्षात्मक दोनों ही शक्तियां थीं। स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन की मृत्यु के बाद उसकी विक्षिप्त आत्मा प्राण के लिए सर्वोत्तम औषधि थी। ये यून बहुत प्रसन्न हुआ। उसने धीरे धीरे इस ऊर्जा को आत्मसात करना शुरू किया। जल्द ही ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा में एक बहती हुई धारा फूट पड़ी हो। स्वर्ग के बैंडनी यांग जिनसेन की मानसिक ऊर्जा एक झरने की तरह थी जिसने ये यून की आत्मा को शुद्ध और नम कर दिया, जिससे उसे बहुत ताजगी का अनुभव हुआ। धीरे धीरे ये यून को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा में कुछ मामूली बदलाव हुए हैं, लेकिन वह नहीं जानता था कि उनका क्या मतलब है। इस समय मानसिक ऊर्जा के अलावा स्वर्ग बैंडनी यांग जिनसेन का हर्बल सार भी अपना प्रभाव दिखाने लगा। ये यून की नसों में प्रवाहित हुआ और एक धीमी गर्जना के साथ शक्तिशाली यांची यून के शरीर में प्रवाहित होने लगी। स्वर्ग पृथ्वी युवांची में प्रचुर मात्रा में शुद्ध यांग ऊर्जा समाहित थी। यह ऊर्जा हजारों वर्षों से स्वर्ग पृथ्वी युवांची को अवशोषित करने वाले बैंडनी यांग जिनसेन के स्वर्ग पृथ्वी युवांची के सार से बनी थी। अनेक बार शुद्धिकरण के बाद इसका प्रत्येक कण अनमोल था। धीरे धीरे ये यून के शरीर से गर्म हवा निकलने लगी। उसकी त्वचा लाल हो गई, मानो उसे गर्म पानी से जला दिया गया हो।
स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन का हर्बलसार यांग प्रकृति का था, जबकि अभी भी आधी रात का समय था जब चंद्र ऊर्जा सघन थी। ये यून का शरीर भीतर से यांग अग्नि से प्रज्वलित था, लेकिन उसके शरीर के बाहर यिन ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। अचेतन रूप से यिन ऊर्जा और यांग ऊर्जा दोनों ये यून के शरीर में समाहित हो गई। ये यून के सुनियोजित हेरफेर के तहत दोनों क्यूई ने एक अद्भुत यिन यांग प्रतीक का रूप धारण कर लिया। ये यून का शरीर अंदर से गर्म और बाहर से ठंडा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे बारी बारी से बर्फ और आग में डुबोया गया हो। जैसे ही जड़ी बूटियों का सार शरीर में अवशोषित हुआ, ये यून के रोमछिद्रों से काला खून निकलने लगा। ये पिछले 6 महीनों से ये यून के शरीर में जमा हुआ दूषित रक्त और गंदगी थी। इस समय जड़ी बूटियों के सार द्वारा इसे बाहर निकाला जा रहा था, जिससे ये यून को ताजगी का अनुभव हुआ। जड़ी बूटियों के सार के प्रभाव से उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गईं और उसका रक्त स्फूर्ति से भर गया। ये प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलती रही, क्योंकि ये यून पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूब गया था। आधी रात से लेकर सुबह तक और फिर सूर्योदय से दोपहर तक आसमान में सूरज की तेज रोशनी के साथ चट्टान पर मौजूद येनची ऊर्जा उड़ गई थी। ये यून चट्टान की चोटी पर एक स्थिर मूर्ति की तरह बैठी थी। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के औषधीय सार को पचाना एक धीमी प्रक्रिया थी। आखिरकार यह एक प्राचीन जड़ी बूटी थी। जब ये यून ने 2 घंटे तक काइमेरा की ऊर्जा को अवशोषित किया था, तब उसे उस ऊर्जा को पूरी तरह से पचाने में पूरी रात लग गई थी। धीरे धीरे एक और दिन बीत गया। रात के गहरे अंधेरे में आकाश में एक पतला अर्धचंद्राकार चंद्रमा लटका हुआ था। चंद्रमा का दूसरा दिन था। येनची ऊर्जा कम हो गई थी और कुछ धुंध छा गई थी। ये यून का शरीर मानो बर्फ के टुकड़े में लिपटा हुआ था। उसके बाल और भौहें पाले की परत से ढक गई थी। धीरे धीरे ये यून ने हेवन पर्पल यांग जिनसेन के हर्बल एसेंस का 70% हिस्सा पचा लिया था। स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन की आध्यात्मिक ऊर्जा ने ये यून को उसके आध्यात्मिक कल्याण के लिए अकल्पनीय लाभ प्रदान किए थे। ये यून को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसका मन विस्तृत और विकसित हो रहा है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी। जब तक ये यून चाहता, उसका दिमाग तरह तरह के जटिल भ्रम पैदा कर सकता था। ये यून को तो ये भी महसूस होता था कि अगर वह चाहे तो ये भ्रम उसके दिमाग से निकलकर दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन की मायावी शक्ति ये यून को विरासत में मिली हो। दूसरी रात भी बीत गई। तीसरे दिन की सुबह भी ये यून ध्यान में लीन था। अचानक उसने अपनी आत्मा के भीतर एक हल्की सी आवाज सुनी, मानो कुछ टूट गया हो। इसके तुरंत बाद उसे अपने सिर में एक तीव्र खिंचाव महसूस हुआ। उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा, रक्त, अस्थि, मज्जा सब कुछ बिना किसी चेतावनी के एक बल द्वारा उसकी भौहों के बीचों बीच खींच लिया गया। अपने शरीर से सारा खून और आत्मा निकल जाने की इस अनुभूति ने यून को भयभीत कर दिया। इसका अर्थ क्या है? उसके भौहों के बीचों बीच रक्त, अस्थि, मज्जा और आत्मा एकत्रित होने लगे, मानो किसी चीज को जन्म देने वाले हों। इसके बाद ये यून को तीव्र दर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी भौहों के बीच में एक ड्रिल चुभो दी गई हो और वह लगातार अंदर की ओर घूमती जा रही हो। ये बहुत दर्दनाक है। ये यून का माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने शरीर पर से नियंत्रण खो दिया था, जिससे वह घबरा गया था। ये यून ने अपने शरीर में अशांत रक्त और ऊर्जा को स्थिर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग बैंगनी क्रिस्टल से संपर्क स्थापित करने के लिए किया। लेकिन इसी समय ये यून ने अचानक देखा कि उसकी भौहों के बीच उसके अपने रक्त और आत्मा से एक मोती जैसी वस्तु का निर्माण हो गया है। यह मन का खून के धब्बों से ढका हुआ था और आसपास की नसों और रक्त वाहिकाओं से जुड़ा हुआ था। यह उसके शरीर का एक अभिन्न अंग बन गया था। जब यह मोती प्रकट हुआ तो उसके शरीर से खून खींचे जाने का एहसास गायब हो गया। दर्द भी अचानक कम हो गया। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। बस एक छोटी सी मोती जैसी चीज अलग थी जो ये यून की भौहों के बीचों बीच दिखाई दी थी। ओह, यह क्या? अध्याय 194, भौहों के बीच खून की गेंद। ये यून ने उस नन्हे मनके को ध्यान से देखा। वह लगभग एक हरी फली के आकार का था और उस पर खून के धागे लिपटे हुए थे। ये छोटी सी गेंद ही यून के शरीर के केंद्रीय अक्ष में स्थित थी। रेन डूएर माय ऊर्जा इसके भीतर प्रवाहित हो रही थी। ये यून ने पाया कि जब उसकी नसों में मौजूद ऊर्जा इस रक्त गेंद से होकर गुजरती थी तो उसका एक निश्चित अंश इसमें ही ठहर जाता था। यह क्या है? अचानक उसकी भौहों के बीच में कुछ क्यों प्रकट हो गया? ये यून को अचानक कुछ सूझा। उसे एहसास हुआ कि यह खून की गेंद एक आंख की तरह है। आंख, ये हो सकता है हेवंस आय। जब यह विचार अचानक यून के मन में कौंधा तो वह चौंक गया। हेवन आय एक व्यक्ति की भौहों के बीचों बीच स्थित था। जब योद्धा एक निश्चित साधना स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वे अपनी स्वर्ग की आंख खोल सकते हैं। स्वर्ग की आंख खोलना आसान नहीं था। सबसे पहले उन्हें स्वर्ग की पुतली बनानी पड़ी, तभी वे स्वर्ग की आंख को पूरी तरह खोल पाए। ये यून को स्वर्ग की आंख के बारे में पढ़ी हुई किताबें याद आने लगी। उसे यह विश्वास होने लगा कि उसके मस्तिष्क में मौजूद ये रक्त का गोला ही स्वर्ग की आंख है। जिन योद्धाओं ने अपनी दिव्य दृष्टि खोल ली होती, उन्हें अपने आसपास के वातावरण की असाधारण अनुभूति होती। किसी सामान्य योद्धा के साधना स्तर का बाहरी रूप देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन एक बार स्वर्ग नेत्र खुल जाने पर कोई भी आसानी से स्वर्ग नेत्र का उपयोग करके समान स्तर के योद्धाओं के साधना स्तर को पढ़ सकता था। जब ये यून पहली बार लिन शिंटोग और बूढ़े सू से मिला था, तब बूढ़े सू ने एक नजर में ही ये यून की साधना का स्तर बता दिया था। उन्होंने ये भी बता दिया था कि ये यून संयमित शरीर ड्रैगन पल्स अवस्था तक पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बूढ़े सू ने अपनी स्वर्ग की आंख खोल ली थी। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन में ये यून के साधना स्तर को पढ़ने की क्षमता भी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन की मानसिक शक्ति सामान्य योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। इस प्रकार हेवन पर्पल यांग जिनसेन को स्वर्ग की आंख खोलने वाला माना जा सकता है। स्वर्ग की आंख खोलना बहुत मुश्किल था।
जिनलॉन्ग वे के 1000 परिवारों सहित युआन फाउंडेशन क्षेत्र के कई योद्धा शायद अपनी स्वर्ग की आंख न खोले या वे अपनी स्वर्ग की पुतली का निर्माण भी न करें। ये युन ने मूल रूप से सोचा था कि स्वर्ग की आंख बनाने से पहले उसे युआन फाउंडेशन क्षेत्र तक पहुंचने की आवश्यकता होगी और वह युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरणों में ही स्वर्ग की आंख खोल पाएगा। लेकिन अब स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन को पचाने और बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन की आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद ये युन ने ये चरण पूरा कर लिया था। इसके साथ वह युआन फाउंडेशन क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों तक पहुंचने तक अपनी स्वर्ग आंख खोल सकता था। जिन योद्धाओं की दिव्य दृष्टि खुल चुकी होती थी वे न केवल अपने ऊपर मंडरा रहे खतरों से अवगत होते थे बल्कि अवसरों को भांपने की उनकी क्षमता भी काफी बढ़ जाती थी। यहाँ तक कि उनकी युद्ध शक्ति भी चरम सीमा तक पहुंच जाती थी। उनकी तीक्ष्ण इंद्रियां शत्रु की कमजोरी को भांप लेती थी और यह उनके लिए एक बड़ा लाभ था। स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेन सचमुच एक प्राचीन जड़ी बूटी है। ये युन प्रसन्न हो रहा था। एक दिव्य जड़ी बूटी प्राप्त करने और उसके औषधीय सार को अवशोषित करने में मदद करने वाले बैंगनी क्रिस्टल के साथ ये कहा जा सकता है कि सभी कारक उसके पक्ष में थे। ये युन को पूरा भरोसा था कि उसने शाही परिवारों या एकांतप्रिय परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में बैंगनी रक्त के मध्य चरणों में स्वर्ग की आंख का निर्माण बहुत तेजी से कर लिया था। स्वर्ग की पुतली बनने के बाद ये युन अपनी आंखें बंद करके भी आसपास के वातावरण को महसूस कर सकता था। यह एक अवर्णनीय अनुभूति थी। ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश में उड़ गया हो और इस रंगीन दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा हो। अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हुए ये युन अपने आसपास मौजूद बारीक कंकड़ और हड्डियों के कणों की संख्या का पता लगा सकता था। वह कंकड़ और हड्डियों की हर दरार और बनावट से भी वाकिफ था। ये युन पत्थरों और हड्डियों की कमजोरियों को भी पहचान सकता था। अगर वह उन कमजोरियों पर हल्का सा भी प्रहार करता तो वे चकनाचूर हो जाते। जब ये युन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ने का प्रयास किया तो वह सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। पहले ये युन की ऊर्जा दृष्टि मात्र धुंधली रोशनी के बिंदुओं का एक समूह थी। ये बिंदु ऊर्जा के प्रतीक थे और ये युन केवल ये बता सकता था कि ऊर्जा कहाँ मौजूद है और कहाँ अधिक प्रबल है। वह ऊर्जा किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब स्वर्ग की आंख का उपयोग करने और बैंगनी क्रिस्टल के साथ मिलकर सब कुछ अलग था। ये युन की ऊर्जा दृष्टि में ऊर्जा का प्रत्येक पिंड अधिक स्पष्ट था और वे वास्तविक वस्तु के स्वरूप में विकसित भी हो गए थे। वहां पहाड़ थे, बहता पानी था और जंगल थे। ये युन को अचानक समझ आ गया कि क्या हुआ था। इस दुनिया की हर चीज में ऊर्जा समाहित है, चाहे वह बर्फ का क्रिस्टल हो या चट्टान, उसमें ऊर्जा मौजूद होती है। लेकिन उनकी ऊर्जा कमजोर होने के कारण ये युन उन्हें पहले महसूस नहीं कर सका क्योंकि उसकी इंद्रियां कमजोर थीं। लेकिन अब स्वर्ग की आंख बनाकर ये युन इस दुनिया में सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह अनुभूति चमत्कारिक थी। ये युन इससे बहुत मोहित हो गई थी। ये युन का मानना था कि अपनी स्वर्गिक आंख खोलने से बैंगनी क्रिस्टल पर उसका नियंत्रण भी बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर वह वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में जाता है तो बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके काइमेरा की ऊर्जा को अवशोषित करने पर क्या परिणाम होगा। ये युन ने उत्सुकता से भरे हुए अपने होंठ चाटे। वह ताया दिव्य नगर वापस जाने के लिए बेताब था। ये युन जमीन से उछल पड़ी। अब उसने स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन की ऊर्जा को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। स्वर्ग नेत्र मन का बनाते समय उनके पूरे शरीर में स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन से प्राप्त शुद्ध यांग ऊर्जा का संचार हो गया था। उनके शरीर के भीतर देखने पर उनका रक्त एक हल्की सुनहरी परत से ढका हुआ प्रतीत होता था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और उसकी हड्डियों के जोड़ चटकने की आवाज आई। उसके शरीर के भीतर शुद्ध यांग ऊर्जा उबल रही थी और ये युन को महसूस हुआ कि उसकी शारीरिक शक्ति में क्वांटम छलांग लग गई है। ये युन ने हाल ही में पर्पल ब्लड के मध्य चरण में प्रवेश किया था। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन की ऊर्जा के इस अवशोषण ने केवल ये युन के साधना स्तर को मजबूत किया और इसलिए इससे उसके स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन ये युन के शरीर में समाहित शुद्ध यांग ऊर्जा के कारण उसकी ताकत में एक पायदान की वृद्धि हो गई थी। ये युन को ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी हो जो असीम ऊर्जा से भरा हो और फटने की इच्छा रखता हो। 1000 सेना की तलवार हाथ में लिए ये युन ने बेपरवाही से वार किया। ची नामक एक तेज धारदार दिखाई देने वाला ब्लेड भेजा गया। ची के ब्लेड ने जमीन में लगभग 30 मीटर गहरी खाई खोद दी। अच्छा, ये युन उस चाल की ताकत से बहुत खुश थी। ये युन के मन में एक विचार आया और उसने अपने सामान में से बहते पारे का गाउन निकाला। आमतौर पर 200 कड़ाही के वजन से ये युन की चलने फिरने की क्षमता पर बोझ पड़ता था। लेकिन अब 200 कड़ाही के साथ ये युन को ऐसा लग रहा था मानो उसने हल्के कवच की एक परत पहन रखी हो। उसकी ताकत में काफी वृद्धि हो गई थी। ये युन ने बहते हुए पारे के गाउन का वजन बढ़ाकर प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने 200 कड़ाही से शुरुआत करके इसे 300 कड़ाही तक बढ़ाया और फिर 500 कड़ाही तक पहुंचा दिया। इतने भारी वजन के कारण ये युन के पैर मिट्टी में धंस गए। 500 कड़ाही के भार पर ये युन को अंततः दबाव महसूस हुआ। हालांकि ये ही युन की सीमा नहीं थी। यदि यह शक्ति का क्षणिक विस्फोट था तो ये युन को लगा कि वह अपनी शक्ति को 600 कड़ाही तक बढ़ा सकता है। ये युन की आंखें चमक उठी। ये प्राचीन जड़ी बूटी अपने नाम के अनुरूप ही थी। जो वस्तु किसी ऋषि के हृदय को भी प्रभावित कर सकती है वह साधारण वस्तु कैसे हो सकती है। ताया दिव्य साम्राज्य में चाहे वह शाही परिवार हो या एकांतप्रिय परिवार, इन परिवारों के युवा नायकों को प्राचीन जड़ी बूटी जैसे संसाधनों का लाभ उठाने का अधिकार नहीं था। ये व्यर्थ होता। लेकिन ये उनके पास अब आदिम जड़ी बूटी, आदिम प्रजाति और सभी साधना संसाधन थे। वे सभी सर्वश्रेष्ठ थे। ये युन टूटी हुई चंद्रयीन डिस्क सरणी की ओर बढ़ा। उसने अपनी 1000 सेनाओं वाली कृपान से नीचे की ओर वार किया। चट्टान फट गई और 3 मीटर की गहराई पर ये युन ने ब्लड यान फ्लावर को खोदकर निकाला जिसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी।
उस समय ये उनका ब्लड यान फ्लावर पर हमला एक छलावा था, लेकिन फिर भी जब डिवाइन हीलियन बीट फटा तो ब्लड यान फ्लावर भी प्रभावित हुआ और उसने अपनी बहुत सारी शक्ति खो दी। अगर 3 मीटर मोटी मिट्टी की परत इसे सुरक्षा न देती तो ब्लड यान फ्लावर शायद टुकड़ों में बिखर जाता। ये यून ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त ब्लड यान फ्लावर को जेड बॉक्स में सील कर दिया। आसमान की ओर देखते हुए दोपहर हो चुकी थी। ये यून ने लगातार 7 दिनों तक जड़ी बूटी चुनने के लिए आवेदन किया था। 3.5 दिनों में उन्होंने सफलतापूर्वक स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन प्राप्त कर लिया। वापस जाने का समय हो गया है। पता नहीं इनाम क्या होगा। किसी प्राचीन जड़ी बूटी को हासिल करने पर भले ही वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो, दिव्य नगरी फिर भी एक बड़ा इनाम देगी। यह एक ऐसी जड़ी बूटी थी जिसे ऋषियों को भी प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। ये यून को इसके इनाम की बेसब्री से प्रतीक्षा थी, लेकिन सब कुछ समझाते समय ये यून को अपने शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करना पड़ा। ... जब ये यून स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन की ऊर्जा को आत्मसात कर रहा था, तब तायाह दिव्य नगरी के साधक अभी भी अपनी नियमित दिव्य नगरी साधना कर रहे थे। तायाह डिवाइन सिटी स्कूल के मैदान में युवाओं का एक समूह चिलचिलाती धूप में सावधान मुद्रा में खड़ा था। ये सभी युवक भारी प्रशिक्षण सूट पहने हुए थे। धूप में उनकी मांसपेशियों पर जमा पसीना हल्की चमक बिखेर रहा था। इस युवक समूह का नेता बाल्डीकिन था। जू कुई, जू जिंग और सोन जिजुन, जो ये यून के प्रतिद्वंद्वी या मित्र थे, वे भी युवाओं के इस समूह में शामिल थे। बाल्डीकिन ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे और वह स्कूल के मैदान के बीचों बीच पैर फैलाकर खड़ा था। वह अपने सामने खड़े रंगरूटों का निरीक्षण कर रहा था। उसके पीछे बैंगनी रंग की टंगस्टन की दीवार थी। जब बाल्डीकिन पहली बार इस समूह को प्रशिक्षण के लिए इस विद्यालय के मैदान में लाया था, तो प्रशिक्षण का उद्देश्य बैंगनी टंगस्टन की दीवार में आदिम तीर को भेदना था। उस समय चाहे जो कोई हो या यून, उनमें से कोई भी आदिम तीर को भेदने में सफल नहीं हुआ था। बाल्डीकिन ने पहले ही उन सभी को 1 महीने का समय दिया था। जो भी बैंगनी टंगस्टन की दीवार में 3 आदिम तीर चला पाएगा, उसे वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में 2 घंटे साधना करने का पुरस्कार मिलेगा। और अब 1 महीना पूरा हो गया था। अब इन रंगरूटों के प्रशिक्षण की जांच करने का समय आ गया था। आज बाल्डीकिन के नेतृत्व में रंगरूट सुबह सुबह ही स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो गए थे। इन दिनों बाल्डीकिन का दबदबा पूरी तरह से कायम था। उनकी अनुमति के बिना कोई भी देर से आने की हिम्मत नहीं करता था। बाल्डीकिन ने एक नजर डाली और इन सभी सिम्योनिस्ट युवकों को देखकर संतुष्ट हो गया, लेकिन एक पल रुकिए, उसके चेहरे से संतुष्टि का भाव गायब हो गया। उसने भौहें चढ़ा ली क्योंकि उसे लगा कि कोई गायब है। ये यून नहीं आई थी। ओह, ये यून कहाँ है? गंजेकिन ने चील जैसी निगाहों से सोन जिजुन को देखा। बाल्डीकिन जानता था कि सोन जिजुन और ये यून दोनों डिवाइन सिटी के जिन लॉन्ग वे से आए थे, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से सोन जिजुन से ये यून की अनुपस्थिति के बारे में पूछा। अध्याय 195, शहर में वापसी। बाल्डीकिन द्वारा पूछताछ किए जाने पर सोन जिजुन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये यून कहाँ है, ये कैसे समझाए। आज के मूल्यांकन के लिए सोन जिजुन ये यून को ढूंढ रहा था ताकि वे साथ में स्कूल के मैदान में जा सके, लेकिन ये यून अपने कमरे में नहीं था। जब उसे पता चला कि ये यून कहाँ है, तो वह अवाक रह गया। सोन जिजुन के आसपास मौजूद शुवानबु सेना के सदस्य ये यून की अनुपस्थिति देखकर खुशी मनाने लगे। वे भली भांति जानते थे कि बाल्डीकिन बहुत कठोर स्वभाव का था। जो भी बाल्डीकिन के आदेशों का उल्लंघन करता, उसे उसके सारे परिणाम भुगतने पड़ते। ये यून मुसीबत में पड़ने वाला था। इससे पहले ये यून ने उन सभी को पीछे छोड़ दिया था, इसलिए ये यून को मुसीबत में देखकर वे खुश थे। ये यून तो वाकई दिलचस्प है। नौकरी चुनते समय सभी ने या तो कुश्ती या लोहार का काम चुना, लेकिन उसने जड़ी बूटी चुनने का काम चुना, जो केवल लड़कियां करती हैं। उसने तो प्रशिक्षक किन की परीक्षा भी छोड़ दी। जुवानबु सेना के एक सदस्य ने चुपके से अपने साथियों को उसकी बात सुनाई। हे, वो तो सीधे मौत को दावत दे रहा है। पता नहीं ये यून क्या सोच रहा है। साफ है कि उसकी नींव बहुत मजबूत है। अगर वो मेहनत करे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे, लेकिन उसे खुद को इतना नीचा दिखाना पड़ा। 1 महीने तक जड़ी बूटियां चुनने से उसे कितनी ताकत मिल सकती है। उस समय तो वो आदिम तीर भी नहीं चला सकता था। मुझे शक है कि इस बार वो ऐसा कर पाएगा। शुवानबु सेना के सदस्यों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। वे बाल्डीकिन की आवश्यकता के अनुसार 3 आदिम तीर तो नहीं लगा पाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से 1 तीर लगा पाए। उनके सबसे बलाढ्य सैनिकों में से केवल कुछ ही 3 तीर लगा पाए। पिछले महीने उन्हें उनके वरिष्ठों द्वारा प्रताड़ित किया गया था। इस जीवित मृत्यु साधना ने उन्हें इतना विकसित कर दिया था। मैं आपसे पूछ रहा था, ये यून कहाँ है? सोन जिजुन की झिझक को देखकर गंजेकिन का चेहरा धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। वह मानो क्रोध से भड़कने वाला शेर हो। सोन जिजुन ने बेबसी से सच बताया, प्रशिक्षक को जवाब देते हुए। 3 दिन पहले ये यून ने जड़ी बूटी चुनने के काम के कार्यालय में लगातार 7 दिनों तक जड़ी बूटी चुनने के लिए आवेदन किया था। अब ओह, वह अभी भी जड़ी बूटी के पहाड़ पर होना चाहिए। जब सोन जिजुन ने ये शब्द कहे तो सब लोग स्तब्ध रह गए। क्या आपने लगातार 7 दिनों तक जड़ी बूटी चुनने के लिए आवेदन किया है? ये यून ने बाल्डीकिन द्वारा 1 महीने पहले तय किए गए मूल्यांकन दिवस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और वह अभी भी जड़ी बूटी के पहाड़ पर जड़ी बूटियां चुन रहा था। जड़ी बूटियों के पहाड़ पर जड़ी बूटियां तोड़ना। लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हंसे या रोए। ये यून को वह नौकरी कितनी पसंद थी। उसने 7 दिनों तक जड़ी बूटियां चुनने के लिए बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। क्या जड़ी बूटियां चुनना इतना व्यसनकारी होता है? उनमें से कई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। ये यून के अनुसार वह बचपन से ही जड़ी बूटियां चुनता आ रहा था। यहाँ तक कि जब वह दिव्य वनवास शिविर में आया तब भी वह जड़ी बूटियां चुनता रहा। पहले वे ये यून का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि यह उसकी देहातीपन की आदत है। वे शब्द असल में एक मजाक थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये यून सचमुच ऐसा ही सोच रही थी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति किसान बनने के लिए तायाह दिव्य नगरी आया।
सोंग जिजुन की बातें सुनकर बाल्डीकिन के माथे पर, जिस पर एक निशान था, एक भयंकर नस उभर आए। बाल्डीकिन अभी यी यून की सराहना करता था। उसे लगता था कि यी यून उसके रंगरूटों में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। हालांकि वह क्यून्यू या चू शियाओरान से कमतर था, फिर भी अगले 3 वर्षों के भीतर स्वर्ग या पृथ्वी रैंकिंग में शीर्ष 1000 में प्रवेश करना उसके लिए असंभव नहीं था। हालांकि यह उपलब्धि कोई बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी इसे काफी अच्छा माना गया। पहले जब यी यून जड़ी बूटियां चुनना चाहता था तो बाल्डीकिन ने दखल नहीं दिया था, लेकिन अब उसने वादा किया था कि जो कोई भी बैंगनी टंगस्टन की दीवार में 3 आदिम तीर डालने के इस आकलन में सफल होगा, उसे 2 घंटे के भीतर वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में प्रवेश करने का समय दिया जाएगा। यह इनाम काफी अच्छी रकम थी। ये यून ने जड़ी बूटी चुनने का काम चुना था। बाल्डीकिन को लगा कि इसके पीछे उसके कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर वह वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में प्रवेश करने का अवसर न लपका तो ताया डिवाइन सिटी में उसके रहने का क्या मतलब था। बाल्डीकिन ने यी यून के मामले को नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए यी यून महज एक अच्छा रंगरूट था, बस इतना ही। ताया दिव्य नगरी में यी यून से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली लोग थे। एक यी यून को खोना कोई बड़ी बात नहीं थी। सब लोग ध्यान से सुनो। मैंने 1 महीने पहले कहा था कि इस 1 महीने में अगर कोई भी बैंगनी टंगस्टन की दीवार में 3 आदिम तीर गाड़ देता है तो मैं उसे वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में 2 घंटे साधना करने का समय दूंगा। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। आज के मूल्यांकन में मुझे पिछले महीने की आपकी साधना के परिणाम दिखाओ। बाल्डीकिन के शब्दों ने युवाओं को जोश से भर दिया। ताया डिवाइन सिटी में पिछले महीने का उनका अनुभव उनके लिए बहुत ही असामान्य था। 1 महीने पहले इनमें से कई युवक धनी और बड़े परिवारों के मुखिया थे। वे सभी बेहद स्वाभिमानी थे, लेकिन दिव्य वनवास शिविर में पहुंचने के बाद उनका जीवन लगातार मार पिटाई से भर गया। उन्हें तब तक पीटा गया जब तक उनकी हड्डियां टूट नहीं गईं और नसें फट नहीं गईं। वे अपनी गंभीर चोटों से खून की उल्टी करने लगे। पिटाई खाने के बाद वे कुछ ठीक करने वाली दवा खाते थे और ठीक होने के बाद वे फिर से पिटाई खाने के लिए खड़े हो जाते थे। अभ्यास साझेदार होने के नाते वे एक दूसरे पर पलटवार कर सकते थे। शुरुआत में वे इस बात से नाराज थे और उन्होंने अपने वरिष्ठ अभ्यासकर्ताओं पर पलटवार करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि उनकी और भी बुरी तरह पिटाई हुई। लगातार मार खाने के बाद वे परिपक्व हो गए और उनकी साधना शक्ति निखर गई। साथ ही इस 1 महीने की कठिन परीक्षा में उन्होंने अपना अहंकार भी कम कर दिया। ये कहा जा सकता है कि वे सचमुच परिपक्व हो गए थे। आज उनके परिश्रम के फल का परीक्षण करने का दिन था। जैसे ही ये जोशीले युवाओं का समूह आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा था, ये उनको टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से ताया दिव्य शहर में वापस भेज दिया गया था। ताया दिव्य शहर के जड़ी बूटी चुनने के नियमों के अनुसार साधकों को शहर लौटने पर तुरंत जड़ी बूटियां सौंपनी पड़ती थीं। इसका उद्देश्य किसानों को निजी तौर पर जड़ी बूटियों का व्यापार करने से रोकना था, जिससे उनकी फसल की पैदावार में हेराफेरी होती थी। इसलिए ये यून स्वाभाविक रूप से नौकरी के दफ्तर चली गई। दोपहर का समय था। आमतौर पर किसान केवल रात में ही जड़ी बूटियां जमा करते थे। आखिरकार 25 ड्रैगन स्केल रूम्स का निश्चित किराया था। जड़ी बूटियां रात में जमा की जाएं या दोपहर में, उतनी ही राशि काटी जाती थी। जड़ी बूटियां तोड़ने का एक अतिरिक्त घंटा आय का एक अतिरिक्त घंटा होता था। जड़ी बूटी चुनने के काम के दफ्तर में आमतौर पर बहुत सन्नाटा रहता था। दोपहर होने के कारण यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वान कुर्सी पर आलस से लेटी हुई थी। वह औषध विज्ञान की एक किताब के पन्ने पलट रही थी। वान वास्तव में एक रसायनज्ञ थी। जब वह ताया दिव्य शहर में साधना कर रही थी तब उसने मेन रोल रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त किया था। दरवाजे के पास कदमों की आहट सुनकर वान ने किताब के ऊपर से झांककर दरवाजे की ओर देखा। जो उसने देखा उससे उसका चेहरा सिकुड़ गया। ये यून ने प्रवेश किया था। क्या आपने 7 दिन की जड़ी बूटी चुनने की अवधि के लिए आवेदन नहीं किया था? अभी तो केवल 3.5 दिन ही हुए हैं, आप जल्दी वापस क्यों आ गए? वान को अब ये यून चिढ़ने लगी थी। इस बच्चे की इंद्रियां बेहद तेज थीं और उसमें असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन जड़ी बूटियां चुनने में उसकी लगन की कमी थी। प्रतिदिन उसके द्वारा जमा की जाने वाली जड़ी बूटियों की मात्रा कम होती जा रही थी। जब ये यून ने लगातार 7 दिनों तक जड़ी बूटी चुनने के लिए आवेदन किया तो उसने अनुमान लगाया था कि ये यून केवल काम पर आएगी, लेकिन खुद को मेहनत नहीं करेगी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ये यून उसकी अपेक्षा से भी बदतर होगा। वह बर्दाश्त नहीं कर सका और वास्तव में 3.5 दिन पहले ही वापस आ गया। वह बिल्कुल निराश था। अध्याय 196 जड़ी बूटियों को सौंपना। नमस्कार वान बहन। ये यून जड़ी बूटियों की टोकरी पीठ पर लादे कार्यालय में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक भद्दी सी मुस्कान थी। वान का व्यवहार अनफ्रेंडली लग रहा था, लेकिन ये यून को इसकी आदत हो चुकी थी। बहन वान, मैं देख रही हूँ कि आप किताब पढ़ रही हैं। ये यून ने हल्की फुल्की बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वान की तीखी नजर ने उसे अपनी बात वापस लेने पर मजबूर कर दिया। वान चुप रही। उसने अपने हाथ में पकड़ी किताब मेज पर फेंक दी और ये यून को ठंडी निगाहों से देखा। ओह, ये यून को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने जड़ी बूटियों की टोकरी नीचे उतारी और उसे काउंटर पर रख दिया। ब्लड यांग फ्लावर और हेवन पर्पल यांग जिनसेंग वाली 2 जेड की पेटियां भी उसी टोकरी के अंदर थीं। तुम तो वाकई जल्दी लौट आए। वांग ने हल्के रंग की जड़ी बूटियों की टोकरी पर नजर डाली और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। उसकी तीखी आवाज कानों को चुभ रही थी। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे कुछ अतिरिक्त बोनस मिल गया है। मुझे हर्बल एसेंस के खो जाने की चिंता थी, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। इसके अलावा मुझे कुछ और काम भी निपटाने हैं। ये यून की बातें सच थीं, लेकिन जाहिर तौर पर वे बहाने जैसी लग रही थीं। वांग को ये यून की पोल खोलने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे लगा कि इस आलसी और आत्महीन युवक से कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। आपने लगातार 7 दिनों तक जड़ी बूटी चुनने के लिए आवेदन किया था। प्रत्येक दिन के लिए 35 ड्रैगन स्केल रूम्स हैं। भले ही आप समय से पहले वापस आ जाएं, मैं फिर भी सारे ड्रैगन स्केल रूम्स काट लूंगा, एक भी कम नहीं।
लगातार जड़ी बूटियां तोड़ने के लिए आवेदन करने से किराया और भी बढ़ गया। इसका कारण ये था कि आमतौर पर जड़ी बूटियां दिन में तो तोड़ी जाती थी, लेकिन लगातार जड़ी बूटियां तोड़ने से रात भर तोड़ने की सुविधा मिल जाती थी। सामान्य तौर पर साधक रात भर दिव्य नगरी में साधना करते थे, इसलिए बहुत कम साधकों ने इसके लिए आवेदन किया। ये तो अपेक्षित ही था। ये यून को मात्र 200 या उससे कुछ अधिक ड्रैगन स्केल प्रतीकों से कोई परेशानी नहीं थी। ये यून के उदासीन रवैये को देखकर वान को लगा कि वह सचमुच निराश हो चुका है। ये यून की जड़ी बूटियों की टोकरी को उठाते ही वान को वही उम्मीद हुई। टोकरी लगभग खाली थी। वान ने यूं ही कुछ जड़ी बूटियां उठा ली, वह उन्हें तौलने से पहले सुखाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां टोकरी में गईं, वे किसी सख्त वस्तु से टकरा गईं। जड़ी बूटी का डिब्बा। अपनी तीव्र रसायनज्ञ बुद्धि के बल पर वान ने तुरंत पहचान लिया कि वह कठोर वस्तु क्या थी। वह थोड़ी अचंभित हुई और अपनी पतली उंगलियों से उसने एक झटके में डिब्बा खोल दिया। जब जड़ी बूटियों का डिब्बा खोला गया तो उसमें एक लाल रंग की वस्तु थी। ये वस्तु बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और खून से लथपथ लुगदी जैसी दिख रही थी। ये है। वान की आंखों में थोड़ी सी अनिश्चितता झलकती दिखी, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। एक रसायनज्ञ होने के नाते वह शायद जड़ी बूटी की पहचान तुरंत न कर पाए, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह कम से कम स्वर्ग स्तर की दुर्लभ जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटी से उसे जो अनुभूति हुई वह गलत नहीं हो सकती थी। वान ने लाल वस्तु को उठाया और उसे पहचानने की कोशिश की। संभवतः वह मुट्ठी के आकार का फल था। संभवतः क्षति के कारण उस लाल फल का रस रिस गया था। क्या ये हो सकता है? वान के चेहरे पर अविश्वास के भाव झलक रहे थे। उसने अपनी उंगली से गूदे का एक छोटा सा टुकड़ा चखा। उस प्रबल यांगची और खून के स्वाद ने वान के अपने अनुमान की पुष्टि कर दी। रक्त यांग फूल, और यह एक ब्लड यांग फ्लावर था जिसने फल दिया था। मध्यम श्रेणी की स्वर्ग स्तरीय जड़ी बूटी। वान ने अविश्वास से यून की ओर देखा। तुमने सचमुच ब्लड यांग फ्लावर चुना। वान के पदभार संभालने के दशकों बाद यह पहली बार था जब किसी साधक ने स्वर्ग स्तरीय जड़ी बूटी वापस लाई थी, और वह भी मध्यम श्रेणी की स्वर्ग स्तरीय जड़ी बूटी थी। ये तो आश्चर्यजनक था। हाँ, मेरी किस्मत अच्छी थी। ये यून ने अपना सिर खुजाया। स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटी होने के नाते रक्तयांग फूल मिलना बेहद मुश्किल था, लेकिन ताया दिव्य नगरी के लंबे इतिहास में ऐसे कई साधक हुए हैं जिनकी इंद्रियां तीव्र थी और जिन्होंने स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटियों को प्राप्त करने में सफलता पाई। केवल जोगी जैसे सर्वश्रेष्ठ लोगों ने ही एक से अधिक पुरस्कार प्राप्त किए थे। इसलिए इस ब्लड यांग फ्लावर के लिए ये यून को ज्यादा स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं थी। भाग्य। ये यून की ये बात सुनकर वान की पलकें फड़क उठी। खुद जाकर भी देखा जाए तो स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटी मिलना आसान नहीं था, और ये यून ने तो इसे किस्मत से मिलने वाली बात कहकर टाल दिया था। यह ब्लड यांग फ्लावर स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटियों में से एक सबसे गुप्त किस्म थी। इसे महज भाग्य से कैसे पाया जा सकता था? वांग ने ये यून को गहरी निगाहों से देखा। वह नाखुश थी। इस लड़के में लगन और मेहनत की कमी थी, फिर भी उसने ब्लड यांग फ्लावर तोड़ लिया। जो साधक लगन से जड़ी बूटियां चुन रहे थे उनके साथ यह कैसे अन्याय था? यह उचित नहीं था। तुम्हें तो वाकई बड़ी किस्मत से ऐसी जड़ी बूटी मिल गई, वांग ने नाराजगी से कहा। किसी आम इंसान के लिए महज किस्मत से ब्लड यांग फ्लावर मिलना नामुमकिन था, लेकिन ये यून जैसे तेज इंद्रियों वाले व्यक्ति के लिए किस्मत से ब्लड यांग फ्लावर मिलना तो आम बात थी। अभी इतना खुश मत हो, ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता, और यह रक्त यांग फूल बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। क्या तुम्हें जड़ी बूटी तोड़ना नहीं आता? तुमने इसे इतनी बुरी हालत में तोड़ा है। मैं तुम्हें इसकी कीमत का ज्यादा से ज्यादा 1/3 ही दूंगा, वांग ने ठंडे लहजे में कहा और लगातार ये यून को दबाता रहा। जड़ी बूटियों की कीमत तय करने का अधिकार उसके पास काफी हद तक था, लेकिन वही यून को और अधिक ड्रैगन स्केल रून्स देना नहीं चाहती थी। बेहतर होगा कि वह उन्हें उन लोगों को दे दे जिनमें प्रतिभा की कमी हो लेकिन वे मेहनती हो। वांग के ऐसा कहते ही उसने दूसरा जेड बॉक्स खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। हल्की सी आवाज के साथ हरा ढक्कन खुला। उसमें से एक सूखी और फटी हुई वस्तु निकली जो गाजर जैसी दिखती थी। एक और जड़ी बूटी खराब हो गई। वांग क्रोधित हो गया। ये यून की जड़ी बूटी चुनने की विधियां दिव्य खजानों को नष्ट कर रही थी। उसने कितनी ही अच्छी जड़ी बूटियों को नष्ट कर दिया था। क्या तुम अंधे हो? जड़ी बूटियां चुनते समय क्या तुम ज्यादा सावधान नहीं रह सकते? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक बार खराब हो जाने पर ये? जैसे ही वांग यून को डांटना शुरू करने वाली थी, वह रुक गई। उसके शब्द गले में अटक गए। वह एक कुड़कुड़ाती मुर्गी की तरह थी जिसे अचानक गला घोटकर मार दिया गया हो। वांग ने आंखें फाड़कर देखा। उसने फिर से जेड बॉक्स के अंदर रखी सूखी और फटी हुई बदसूरत गाजर जैसी दिखने वाली जड़ी बूटी को ध्यान से देखा। लगभग 10 सेकंड तक ध्यान से देखने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे जम गया। उसकी आंखें अकड़ गईं और उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये है। वांग को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को बेरहमी से निचोड़ दिया हो। उसकी सांसें अनियमित हो गईं और रक्त प्रवाह शांत हो गया। वह स्तब्ध होकर देखती रही। उसके मन में एक बिल्कुल हास्यास्पद और अविश्वसनीय निष्कर्ष उभरा। प्राय आदिम जड़ी बूटी। 12 साल के बच्चे द्वारा जमा की गई सूखी दिखने वाली जड़ी बूटी वास्तव में एक प्राचीन जड़ी बूटी थी। ये कैसे हो सकता है? वांग ने कांपते हाथों से आगे बढ़कर जेड का डिब्बा उठाया और उसके अंदर रखी जड़ी बूटी को ध्यान से देखा। उसने हर छोटी जड़ को गौर से देखा। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपने पहले के निष्कर्षों के बारे में और भी अधिक आश्वस्त होती जा रही थी। यह एक प्राचीन जड़ी बूटी थी। किताबों में दिए गए विवरण के अनुसार ये स्वर्ग की बैंगनी यांग जिनसेंग ही होनी चाहिए। एक बच्चे ने स्वर्ग के बैंगनी रंग का यांग जिनसेंग तोड़ लिया। वांग की गर्दन मानो सुन्न पड़ गई। उसकी हरकतें धीमी हो गईं। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी निगाहें स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेंग से धीरे धीरे ही यून की ओर घुमाई। ये तो सपना ही होगा।
यह विचार वान के मन में आया, लेकिन ये सपना इतना वास्तविक कैसे लग सकता है? एक मानव योद्धा होने के नाते वह कल्पना और वास्तविकता के बीच कैसे भ्रमित हो सकती थी? उसने अपना सूखा मुंह खोलकर ये यून से पूछा, ये जड़ी बूटी तुमने तोड़ी थी? ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। आपने इसे कैसे चुना? शुभकामनाएं। जब वांग ने ये यून की नर्म व्याख्या सुनी तो उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। अगर इसे इस तरह समझाया जाए तो क्या यह एक खेल था? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? वांग ने दांत पीसते हुए ये यून को गुस्से भरी निगाहों से घूरा। साथ ही उसने जल्दी से जेड बॉक्स को बंद कर दिया ताकि स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन का हर्बल एसेंस बाहर न निकले। बेशक ये यून को इतनी आसानी से वांग को मूर्ख बनाने की उम्मीद नहीं थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने हेवन पर्पल यांग जिनसेन को कैसे चुना, तो उसने पहले से ही एक कहानी तैयार कर रखी थी। इसके लिए ये यून ने पिछले कुछ दिनों में पुस्तकालय में स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के बारे में हर जानकारी जुटाने में बिताया था। यहाँ तक कि कुछ रसायन शास्त्री जिन्होंने स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन कभी नहीं देखा था, भी स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के ज्ञान में ये यून को मात नहीं दे सकते थे। आखिरकार प्राचीन जड़ी बूटियां बहुत कम थीं। कुछ रसायन शास्त्रियों ने शायद अन्य प्राचीन जड़ी बूटियां देखी होंगी, लेकिन स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन का न दिखना बहुत सामान्य बात थी। अध्याय 197, ये यून का तर्क। इस जड़ी बूटी को तोड़ पाना सचमुच इस कनिष्ठ व्यक्ति का सौभाग्य था। बात कुछ इस तरह थी, ये यून ने अपने शब्दों को खींचते हुए कहा। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसने जो कहानी गढ़ी है उसमें कुछ भी छूटा न रहे। पिछले कुछ दिनों से ये बच्चा लगन से 60 जड़ी बूटी के पहाड़ पर जड़ी बूटियां चुन रहा था। कल देर रात ये बच्चा पहाड़ की चोटी के पास था। मैंने कुछ 100 मील दूर बिजली की एक चमक देखी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बारिश हो रही हो, लेकिन बारिश के दौरान जो बिजली चमकती है वह आमतौर पर नीले बैंगनी रंग की होती है, लेकिन ये बिजली खून जैसे लाल रंग की थी। लेकिन चूंकि यह बहुत दूर थी इसलिए मैं इसे ठीक से देख नहीं पाया। फिर भी मुझे लगा कि मैं गलत नहीं था। बचपन से ही मुझमें अजीबोगरीब घटनाओं को समझने की एक अवर्णनीय क्षमता और अंतर्ज्ञान रहा है। मुझे ये बिजली चमकती हुई अजीब लगी, मानो कुछ असामान्य हो रहा हो। इसलिए मैं तुरंत वहां जांच करने के लिए दौड़ा। मैं पूरी रफ्तार से दौड़ा, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा बिजली गिरना बंद हो चुकी थी। मिट्टी और पौधों से मुझे बिजली गिरने के स्पष्ट संकेत दिखाई दिए। मैंने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और मुझे वहां एक असामान्य यिन यांग ऊर्जा दिखाई दी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मुझे बस कुछ किताबों में पढ़ा याद आया कि जब खजाने प्रकट होते हैं तो कुछ विशेष घटनाएं घटित होती हैं। इस विचार को मन में रखते हुए और इस घटना को देखकर मुझे लगा कि शायद इसका किसी खजाने से कुछ संबंध है। इसलिए मैंने आसपास के क्षेत्र की सावधानीपूर्वक तलाशी ली। मैंने जमीन में 3 फीट तक खोदा और एक भी पत्ता नहीं छोड़ा। उसके बाद मुझे ये रक्तयान फूल मिला। ये बहुत गहराई में दबा हुआ था और पहले से ही क्षतिग्रस्त था। इसका रस मिट्टी से मिला हुआ था, लेकिन फिर भी मैं इसे पहचान सका। स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटी पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने जैद की पेटी निकाली और ब्लड यान फूल को सील करने के बारे में सोचने लगा ताकि उसका औषधीय सार नष्ट न हो। लेकिन अचानक मैंने पाया कि मेरे आसपास का वातावरण बदल गया है। ऐसा लगा जैसे मैं अंतरिक्ष समय की सुरंग से गुजर गया हूँ। मैं अचानक दिव्य वन के बीचों बीच पहुंच गया। आकाश में बिजली कड़क रही थी और असंख्य खूंखार जानवर चारों ओर से मेरी ओर दौड़ रहे थे। मैं घबरा गया और मैंने युद्ध में शामिल होने के लिए अपनी 1000 आर्मी सेबर निकाल ली। हालांकि मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अचानक दृश्य कैसे बदल सकता है? बचपन से ही मेरी सोच दूसरों से अलग रही है। मैं जल्दी शांत हो जाता था और आसपास के माहौल को समझने लगता था। अचानक मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ओर दौड़ते हुए जानवर असल में मौजूद ही नहीं है। सब कुछ बस एक भ्रम था। मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे ढूंढ तो नहीं सका, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता था कि वह एक शानदार अस्तित्व था। उस समय मेरे सिर में भयानक दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में कुछ घुस गया हो। मैं लगभग पागल हो गया था, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इसे सहन नहीं कर पाया तो मेरा अंत निश्चित है। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपने दिमाग में बची हुई थोड़ी सी स्पष्टता को बनाए रखा और अपने ताइकांग धनुष से एक हताश तीर चलाया। इस तीर को मैंने विशेष रूप से संशोधित किया था। मैंने इसके नोक में एक दिव्य नरक का मनका जड़ा था जिसे मैंने पहले खरीदा था। दिव्य नरक का मनका, ये सुनकर वांग अचानक बोल पड़ी। बेशक वह स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन की कमजोरी जानती थी। यह तो संयोग ही था। ये यून द्वारा पहले से तैयार किया गया तीर स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन का ही दुश्मन था। हाँ, ये यून ने शर्म से अपना सिर खुजाया। मैंने सुना था कि दिव्य वन शिविर में मृत्यु दर बहुत अधिक है। चूंकि मुझे मृत्यु से डर लगता है, इसलिए मैंने ड्रैगन स्केल रून्स की पहली मात्रा अर्जित करते ही उन्हें किसी रक्षात्मक वस्तु में बदल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका उपयोग इतनी जल्दी करना पड़ेगा। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। ये यून को उसके मासूम पड़ोसी के रूप में देखकर और बार बार भाग्य शब्द का जिक्र सुनकर वान की पलकें झपकने लगी। उसने दिव्य नरक की माला इसलिए खरीदी थी क्योंकि उसे मरने से डर लगता था। एक मध्य चरण के पर्पल ब्लड बच्चे के रूप में आपने वास्तव में रक्षा के बदले एक डिवाइन हीलियन बीट का आदान प्रदान किया। बिल्कुल अवाक। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये दिव्य नरक का मनका सचमुच काम आ गया। ये किस्मत तो हद से ज्यादा हास्यास्पद थी। ये यून को दिव्य नरक मनके का उल्लेख करने में कोई झिझक नहीं थी। जहां तक चंद्रयिन सरनी और झींगुर सरनी की बात है, उन्होंने उनका उल्लेख नहीं किया। यहां तक कि झाओ किंगचेन को भी नहीं पता था कि उसने 10,000 पैगोडा में कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी थीं। भविष्य में अगर लोग इसकी जांच भी करें तो 10,000 पैगोडा उनके पिछले जीवन की तरह कैशियर मशीन नहीं था। इसमें कोई भंडारण प्रणाली नहीं थी, इसलिए ये कौन जान पाएगा कि उन लाखों वस्तुओं में से किसने क्या खरीदा था।
और तुमने सचमुच इस जड़ी बूटी को ऐसे ही गोली मार दी? वांग ने पूछा। बात कुछ ऐसी ही थी। उस समय मेरे दिमाग में जो थोड़ी बहुत स्पष्टता थी वह विशाल सागर में एक छोटी सी नाव की तरह थी। वह कभी भी गायब हो सकती थी। मैंने पूरी ताकत से वह तीर चलाया। मैंने जिस दिशा में तीर चलाया वह मेरी भावनाओं का अनुसरण था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस पर निशाना लगा रहा हूं। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि अगर मैंने तीर नहीं चलाया तो शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके की लहर ने मुझे बुरी तरह धकेल दिया और मैं लगभग बेहोश हो गया था। बेहोशी से बचने के लिए संघर्ष करने के बाद मैंने अपने आसपास की चीजों को खोजना शुरू किया। मुझे लगा कि किसी भयानक चीज ने मुझ पर हमला किया है, इसलिए मैं ये पता लगाना चाहता था कि वह क्या थी। मेरे आसपास का इलाका झुलसी हुई जमीन में बदल गया था। ब्लड यान फ्लावर मिट्टी में फिर से दब गया था और उसे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। मैंने अपनी सूझबूझ से हर पत्थर को पलटकर देखा और आखिरकार मुझे 3 फुट गहरी जमीन में गाजर जैसी कोई चीज मिली। देखने में वह आकर्षक नहीं लग रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वह कोई अद्भुत चीज है। ये यून की कहानी सच्चाई और झूठ के मिश्रण से गढ़ी गई थी, लेकिन उसमें निहित हर बात किसी न किसी तथ्यात्मक आधार पर आधारित थी। वांग ने कहानी ध्यान से सुनी। जब ये यून ने कहानी खत्म की तो उसने ये यून को एक अजीब नजर से देखा। ये यून के कहने के तरीके के अनुसार ये यून की किस्मत सचमुच बहुत ही अजीब थी। ये यून ने कहा कि उसने कुछ 100 मील दूर से जो बिजली देखी वह संभवतः एक दैवीय आपदा थी। बड़ी संख्या में प्राचीन जड़ी बूटियां धीरे धीरे विकसित होती थीं, लेकिन कुछ प्राचीन जड़ी बूटियां ऐसी भी थीं जो कई तरह के अनोखे संयोगों के कारण एक छोटी सी संभावना के साथ एक छोटी सी स्वर्गिक आपदा को जन्म देती थीं। यह दैवीय आपदा अप्रत्याशित थी और यह आमतौर पर आदिम जड़ी बूटी को अचानक चौंका देती थी। ऐसी कोई दैवीय आपदा इसके विकास को और अधिक व्यापक बना देगी, लेकिन यदि यह संकट से बचने में विफल रहता है तो यह नष्ट हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये यून द्वारा देखी गई रक्त लाल बिजली स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन की स्वर्गीय आपदा की एक विशिष्ट विशेषता थी। किसी आपदा से बच निकलने के कारण ये वह बिंदु था जब आदिम जड़ी बूटी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में थी। इस बिंदु पर एक प्राचीन जड़ी बूटी की छलावरण क्षमता, आक्रमण शक्ति और भागने की क्षमता में काफी कमी आ जाएगी। किसी आपदा से बचने के बाद एक प्राचीन जड़ी बूटी धीरे धीरे ठीक होने के लिए खुद को छिपा लेती थी। ये हेवन पर्पल यांग जिनसेन शायद ऐसा कर सकता था, लेकिन ये उनको ठीक इसी क्षण प्रकट होना पड़ा और उसने उस ब्लड यांग फ्लावर को ढूंढ लिया जिसे वह पोषित कर रहा था। ये यून के वर्णन को सुनकर वांग को लगा कि यह विपत्ति अचानक ही आ गई है। स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन ने शायद घबराहट में प्रतिक्रिया दी होगी, जिसके परिणामस्वरूप ये बहुत कमजोर हो गया है। इस समय ब्लड यांग फ्लावर, जो इससे जल्दी ठीक होने में मदद कर सकता था, हेवन पर्पल यांग जिनसेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये यून को ब्लड यांग फ्लावर कैसे चुराने दे सकता था, इसलिए इसने अपनी गंभीर चोटों को नजरअंदाज करते हुए ये यून पर हमला कर दिया। देखा जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ये यून अभी युवा था और उसकी साधना का स्तर भी कम था। भले ही स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन बहुत कमजोर हो गया हो, फिर भी यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वही यून का सामना कर सकता था। लेकिन ये यून में असाधारण मानसिक दृढ़ता थी। कम उम्र में और केवल मध्य स्तरीय बैंगनी रक्त साधना स्तर के साथ वह वास्तव में मायाजाल से बच निकलने में सक्षम था। इससे स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के पास ये यून पर अपने मानसिक हमले को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिससे उसकी शुद्ध यांग ऊर्जा का अत्यधिक दोहन हो गया। लेकिन वांग को सबसे ज्यादा हैरानी और चिंता इस बात से हुई कि ये यून मायावी हमले के दौरान अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रास्ता दिखाने में कामयाब रहा। उसने पहले से तैयार किए गए दिव्य नरक के मनके वाले तीर का इस्तेमाल करके स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन को मार डाला। ये तो हद से ज्यादा हास्यास्पद था, लेकिन और सोचने पर एक उस्ताद द्वारा निर्मित दिव्य नरक मन का ये यून के ताइकांग धनुष से पूरी ताकत से किया गया वार और गंभीर रूप से घायल और अत्यधिक उपयोग में लाए गए स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन ने यून के लिए युद्ध का रुख पलटना संभव बना दिया। वांग कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। ये यून की बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो कहानी में कुछ भी अतार्किक नहीं था। और इसके अलावा ये समझाने का कोई और तरीका नहीं था कि ये यून ने स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन को कैसे हासिल किया था। संभव है कि 13 साल से भी कम उम्र के एक बच्चे ने एक प्राचीन जड़ी बूटी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ये तो बिल्कुल बेतुका था। वे सभी लंबी दाढ़ी वाले कीमियागर इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे। एकमात्र रहस्यमय चीज ये यून की अंतर्ज्ञान शक्ति थी, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही तीव्र इंद्रियों के साथ पैदा होते हैं। चरम परिस्थितियों में उनके पास एक जादुई छठी इंद्रिय हो सकती है जो उन्हें सौभाग्य की ओर ले जाती है और आपदा से बचने में उनकी मदद करती है। यह अंतर्ज्ञान अक्सर जीवन रक्षक साबित होता था। वांग ने ये यून को हैरानी से देखा और फिर अपने सूखे होठों को हिलाते हुए कहा, क्या तुम जानती हो तुमने क्या खोजा है? ये यून ने सोचा और कहा, यह कोई प्राचीन जड़ी बूटी होनी चाहिए। दरअसल इस जूनियर को कुछ संदेह था। इसने कुछ दिव्य वन्य ग्रंथों को देखा है। उनमें वर्णित जड़ी बूटियों में से एक जड़ी बूटी मेरे द्वारा चुनी गई जड़ी बूटी से बहुत मिलती जुलती थी। चूंकि इस जूनियर को पता था कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। ये यून की बातें सुनकर वांग का मुंह खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने पहले ये यून को ये कहते सुना था, क्योंकि मुझे कुछ अतिरिक्त बोनस मिला है। मुझे जड़ी बूटी के सार के खो जाने का डर था, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई। उस समय उसे लगा कि ये यून महज कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये यून सचमुच सच कह रहा होगा और वह वाकई स्वर्ग का बैंगनी यांग जिनसेन लेकर आया होगा। क्या यही वह तथाकथित कुछ अतिरिक्त बोनस था? ये तो कुछ अतिरिक्त था। ये किस तरह का सांसारिक मजाक है? तुम यही मेरा इंतजार करो।
मैं बड़े को सूचना दूंगा। वान को ये शब्द बोलने में कठिनाई हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने बोलने की क्षमता ही खो दी हो। वान के लिए किसी साधक द्वारा प्राचीन जड़ी बूटी चुनना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। ताया दिव्य नगरी के निर्माण को बहुत लंबा समय बीत चुका है, लेकिन संभवतः ये पहली बार हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे संभाले। दफ्तर में मौजूद नियमावली में प्राचीन जड़ी बूटी के फायदों का जिक्र नहीं था, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये सोचते ही वान को अचानक याद आया कि जब यून दफ्तर आया था तो उसने पूछा था कि प्राचीन जड़ी बूटी चुनने का इनाम क्या है। उस समय उसने सोचा था कि यह युवक पागल है और कुछ हद तक मंदबुद्धि जैसा है, लेकिन अब उसे अचानक महसूस हुआ कि वह खुद ही मंदबुद्धि है। ये दुनिया सचमुच पागल हो गई थी। अध्याय 198 शक्ति में वृद्धि। क्या इसकी सूचना बड़े अधिकारी को देनी है? ये यून मन ही मन समय गिनते हुए हिचकिचाया। बड़े अधिकारी को सूचना देने में कितना समय लगेगा? अरे आप क्यों पूछ रहे हैं? वांग एक पल के लिए हैरान रह गई। दिव्य नगर के सभी वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय दिव्य मीनार में रहते थे और उनमें से कई एकांतवास में प्रशिक्षण ले रहे थे। वांग के स्तर पर उसे नौकरशाही प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता, जिसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगता। ओह, बात यह है, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे कुछ काम निपटाना है। क्या मैं अभी जा सकता हूँ? ये यून यहाँ व्यर्थ इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे अभी भी 1 महीने पहले बाल्डीकिन द्वारा निर्धारित परीक्षा याद थी। मूल रूप से ये यून चंद्रयान दिवस के लिए समय पर तैयारी करने हेतु प्राचीन जड़ी बूटी चुनने की तैयारियों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा था। परिणामस्वरूप उसने लगातार 7 दिनों तक जड़ी बूटी चुनने के लिए आवेदन किया था और उसने परीक्षा में भाग न लेने की योजना बनाई थी। हालांकि उस प्राचीन जड़ी बूटी को प्राप्त करने और आत्मसात करने की उसकी प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रूप से चली और वह 3.5 दिन पहले ही वापस आ गया। इसलिए ये यून को लगा कि वह मूल्यांकन के लिए समय पर पहुंच सकता है। वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में साधना के 2 घंटे 1000 ड्रैगन स्केल रून्स के बराबर थे। 1 या 200 ड्रैगन स्केल रून्स तो ठीक थे, लेकिन 1000 ड्रैगन स्केल रून्स खोना ये यून को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि आदिम जड़ी बूटी सौंपने के बदले उसे भारी इनाम मिलता, लेकिन ताया दिव्य शहर में हर संसाधन ड्रैगन स्केल रून से खरीदा जाता था, इसलिए उसे हर रून को बचाकर रखना पड़ता था। क्या बात है? वांग ने ये यून से पूछा। इस समय उस प्राचीन जड़ी बूटी से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? ये यून ने वांग को आकलन के बारे में समझाया। ये सुनकर वांग ने नाराजगी से कहा, ये तो बस 2 घंटे की साधना है। मैं भी तुम्हें इनाम दे सकता हूँ। हो सकता है इस बार एल्डर तुमसे मिलना भी चाहें। ये सुनकर ये यून अत्यंत प्रसन्न हुआ। धन्यवाद बहन वांग। पहले मैंने सुना था कि बहन वांग तुच्छ स्वभाव की है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि वे अफवाहें असत्य थी। देखिए, चूंकि बहन वांग मुझे 2 घंटे का साधना समय दे रही है, तो प्रशिक्षक किन का पुरस्कार न लेना व्यर्थ होगा। यदि बड़े गुरु मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं चाहे जो भी कर रहा हूँ तुरंत सब कुछ रोककर केंद्रीय दिव्य मीनार की ओर दौड़ूंगा। किसी भी चीज में देरी नहीं होगी, है ना? ये यून लोगों का फायदा उठाने में माहिर था। उसने वांग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह प्रशिक्षक किन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक ही बार में 4 घंटे का साधना समय हासिल कर लिया था, जिसकी कीमत 2000 ड्रैगन स्केल रून्स थी। वांग अवाक रह गई। पहले उसे नहीं लगता था कि यह लड़का इतना चालाक होगा, लेकिन और सोचने पर उसे एहसास हुआ कि अगर बड़े साहब उसे बुलाते हैं, चाहे वह दफ्तर से आए या स्कूल के मैदान से, दूरी लगभग बराबर ही होगी और ज्यादा देर नहीं लगेगी। इनाम की बात करें तो चूंकि वांग ने ऐसा कह दिया था, इसलिए वह इसे वापस नहीं ले सकती थी। आखिर ये यून एक प्राचीन जड़ी बूटी लेकर आई थी। क्या इतना बड़ा योगदान वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में 2 घंटे के साधना समय के बोनस इनाम से कहीं अधिक मूल्यवान नहीं था? मैं तुम्हें 15 मिनट देती हूँ, जल्दी से सब काम निपटा लो, वांग ने कड़े लहजे में कहा। लेकिन ये यून को देखते हुए उसके मन में उसके लिए स्पष्ट प्रशंसा का भाव था। ये यून की कहानी भले ही संयोगवश लगती हो, लेकिन उस समय उसके विवेक और सूझबूझ से किए गए उसके वार को देखते हुए इसे महज भाग्य से नहीं समझाया जा सकता था। अगर यही यून नहीं बल्कि कोई और होता, तो वह व्यक्ति स्वर्ग के बैंगनी आंग जिनसेन के कारण मंदबुद्धि हो जाता, जिससे यह एक व्यर्थ फसल और एक सुनहरे अवसर की भारी बर्बादी होती। धन्यवाद वांग बहन। ये यून मुस्कुराए और मुड़कर स्कूल के मैदान की ओर दौड़ पड़ी। ... इस समय 10 मील दूर स्कूल परिसर में प्रशिक्षक किन के युवाओं का समूह अपना मूल्यांकन करवा रहा था। इसे अंदर डालो, इसे अंदर डालो, जोश से भरे युवकों का एक समूह उमंग में चिल्ला रहा था। एक हट्टा कट्टा युवक एक आदिम तीर पकड़े हुए था। उसके माथे की नस फूल गई और जोर से चिल्लाते हुए उसने बड़ी मुश्किल से आदिम तीर को बैंगनी टंगस्टन की दीवार में घुसा दिया। धत्तेरे की एक तेज धातुई ध्वनि के साथ प्राइमल एरो का तीर का सिरा बड़ी मुश्किल से बैंगनी टंगस्टन की दीवार में घुसा। हालांकि यह थोड़ा अस्थिर था, फिर भी इसे अंदर डाल दिया गया। आज के आकलन में 100 सदस्यों में से लगभग आधे सदस्य बैंगनी टंगस्टन की दीवार में एक प्राइमल एरो डाल सकते थे। यह परिणाम 1 महीने पहले के परिणाम से बिल्कुल अलग था। पहला कारण यह था कि 1 महीने बाद ये लोग काफी परिपक्व हो गए थे। दूसरा कारण यह था कि 1 महीने पहले ही ये युवक वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में प्रवेश कर चुके थे और भार उठाकर 5 किलोमीटर तक मेढक की तरह कूदफान कर चुके थे, जिससे वे थक गए थे। लेकिन आज वे सभी एकदम स्वस्थ थे। भाई कुई, शाबाश, ये दूसरा तीर है, किसी ने चिल्लाकर कहा। आदिम तीर चलाने वाला हट्टा कट्टा युवक कोई और नहीं बल्कि झो कुई था। वह 100 लोगों में सबसे ताकतवर था। झो कुई के लिए पहला आदिम तीर चलाना तो काफी आसान था, लेकिन दूसरा तीर चलाना उसके लिए ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। इसके बाद तीसरा तीर था, जो सबसे महत्वपूर्ण तीर था। इसे डालने से उसे 2 घंटे का साधना समय मिल जाएगा। अगर वह इसे नहीं डाल पाता तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। झो कुई ने खुद को जोश से भर लिया। पिछले 1 महीने में वह लोहारखाने में हजारों बार धातु गढ़ने का काम कर चुका था।
उसकी हथेलियां अनगिनत बार छिल चुकी थीं। ये सब खुद को साबित करने के लिए था। आज चाहे वह तीसरा आदिम तीर डाल पाए या नहीं, झो कुई को लग रहा था कि वह विजेता है, क्योंकि उसने अपने पिछले स्वरूप को हरा दिया था। जैसे ही झो कुई ने कई गहरी सांसें ली और तीसरा आदिम तीर उठाने की तैयारी कर रहा था, तभी किसी ने चीख मारी। क्या वह ये यून नहीं है? यह आवाज सुनकर सबने मुड़कर देखा। स्कूल के मैदान से कुछ ही दूरी पर सूती कपड़े पहने एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। इस युवक के बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह बहुत दयनीय दिख रहा था। ये सब स्वाभाविक रूप से आदिम जड़ी बूटी चुनने का परिणाम था। जब दिव्य हीलियन मन का फटा तो उसकी आघात तरंग ने ये यून को भी प्रभावित किया। आदिम जड़ी बूटी का सार आत्मसात करने के बाद वह तुरंत दिव्य नगर लौट आया और उसके पास साफ सफाई करने का समय नहीं था। जड़ी बूटी चुनने वाला ये बच्चा अभी अभी वापस आया है। ओह, ये यून को देखकर प्रशिक्षक किन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, लेकिन उन्होंने गौर किया कि ये यून की साधना का स्तर बढ़ गया था। 1 महीने पहले वह पर्पल ब्लड क्षेत्र के शुरुआती चरणों में था, लेकिन अब वह पर्पल ब्लड क्षेत्र के मध्य चरणों में था। प्रशिक्षक किन रंगरू टी यून रिपोर्ट कर रहा है। ये यून ने बाल्डी किन को दिव्य साम्राज्य का मानक सैन्य सलामी दी। तुम 1 घंटा देर से आए हो। प्रशिक्षक किन ने ये यून को घूर कर देखा। उनकी इस निगाह मात्र से ही कई रंगरू डर के मारे भाग गए। माफ कीजिए इंस्ट्रक्टर, पहले जब मैं जड़ी बूटी तोड़ने गई थी तब मेरे पास समय नहीं था। ये यून ने समझाने की कोशिश की। जब भीड़ ने ये सुना तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। जड़ी बूटी चुनने में देरी होना। इस ये यून ने अपनी जवानी और जीवन जड़ी बूटी चुनने में ही व्यतीत किया था। शायद यही उसके जीवन का उद्देश्य था। वे समझ नहीं पा रहे थे। जड़ी बूटी चुनने का ये काम तो महिलाएं करती हैं, फिर भी ये यून को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों थी? हे ये यून, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। चलो आज फिर मुकाबला करते हैं। मैंने पहले ही 2 प्राइमल एरो लगा दिए हैं। यह मेरा तीसरा एरो होगा। ये यून को आते देख झो कुई ने अपने होंठ चाटे। ये यून को आज न देखकर झो कुई निराश था। उसकी ताकत और क्षमताएं बढ़ गई थीं। ये सब उसने खुद को साबित करने के लिए किया था, और ये यून सबसे बेहतरीन प्रतिद्वंदी थी। 1 महीने पहले ये यून ने उसे नीचा दिखाया था। आज वह ये यून से आगे निकलकर अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता था। ये यून के बिना उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने रुई पर मुक्का मारा हो। अंकल किन, मैं अभी अभी पहुंचा हूँ। क्या मैं अभी भी मूल्यांकन में भाग ले सकता हूँ? ये यून ने कमजोर स्वर में पूछा, बाल्डीकिन के निर्देशों की प्रतीक्षा करते हुए। चूंकि वह बहुत देर से आया था, इसलिए बाल्डीकिन को उसे मूल्यांकन से अयोग्य घोषित करने का पूरा अधिकार था। बाल्डीकिन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ऊपर जाओ। यह मत भूलो कि तुम दिव्य शहर में किस लिए आए हो। बाल्डीकिन ने यून को फिर से याद दिलाया कि वह एक व्यर्थ काम के लिए अपनी साधना को कमजोर न करे। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि यून को जड़ी बूटियां चुनना इतना पसंद क्यों था। हाँ, चलो भी। सबसे ज्यादा उत्साहित झो कुई था। क्या बात है, 1 महीने की जड़ी बूटियां तोड़कर तुमने काफी कुछ इकट्ठा कर लिया होगा। मैंने सुना है कि तुमने लगातार 7 दिन जड़ी बूटियां तोड़ने के लिए आवेदन भी किया था। जल्दी वापस क्यों आ गए? झो कुई ने यून को देखकर मुस्कुराया। उसकी बाहें छाती पर बंधी हुई थी और वह लापरवाही से एक आदिम तीर पर टिका हुआ था। यह आदिम तीर उन 2 तीरों में से एक था जो उसने अंदर डाले थे। उसने 2 आदिम तीर गाड़ दिए थे। एक तीर बैंगनी टंगस्टन की दीवार में मजबूती से धंसा हुआ था, लेकिन दूसरा उतना मजबूती से नहीं धंसा था। तीर के शाफ्ट का दूसरा सिरा धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रहा था। फिर भी यह एक गर्व करने योग्य परिणाम था। 100 लोगों में से झो कुई एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो दूसरा आदिम तीर डालने में सक्षम था। अच्छी फसल होने के कारण मैं जल्दी वापस आ गया, ये यून ने सरल शब्दों में कहा। फसल? जड़ी बूटियां तोड़ते समय तुम्हें भरपूर फसल मिली। हाँ, झो कुई को यह मजेदार लगा। क्या कुछ जड़ी बूटियां तोड़ना काफी अच्छा माना जा सकता है? इसमें खुश होने की क्या बात है? ये यून, तुमने 1 महीने तक जड़ी बूटियां चुनी, इसलिए तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करना उचित नहीं है। लेकिन चूंकि यह तुम्हारी पसंद है, इसलिए तुम किसी और को दोष नहीं दे सकती। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली फसल क्या होती है। झो कुई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। पिछले 1 महीने में उनके हाथों में कई छाले पड़ गए थे जो फूट चुके थे। उनका खून पसीने में मिल गया था। कपड़े के ऊपर से गर्म हथौड़ा पकड़े रहने से दर्द असहनीय था। हालांकि यह घटना झो कुई के लिए यादगार थी, फिर भी इसने उन्हें गर्व से भर दिया। यही तो एक पुरुष का जीवन था, है ना? एक महिला की जड़ी बूटी चुनने की जीवनशैली की तुलना उसकी जीवनशैली से कैसे की जा सकती है? लेकिन ये यून ने कहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ कर लूंगी। मुझे जल्दी है और थोड़ी देर में कोई मुझे ढूंढ रहा होगा। ये यून ने ये कहते हुए आदिम तीरों से भरे बड़े धातु के बक्से के सामने खड़े हो गए। उनका लहजा सामान्य था, लेकिन इस लहजे ने झो कुई को नाराज कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो ये यून को इस आकलन की जरा भी परवाह न हो। ये बच्चा, तुम खुद को समझते क्या हो? और कोई और भी था जो उससे मिलना चाहता था। वो कौन था? कोई और वैद्य जिसके साथ वो जड़ी बूटी चुनता था। वह वाकई एक सेलिब्रिटी बन चुका था और काफी व्यस्त भी था। झो कुई ने अपनी कलाई रगड़ी। उसने गहरी सांस ली और अपनी पीठ झुकाए। उसने तीसरे आदिम तीर को गले लगाया। आज मैं आपको धातु गढ़ने के उस कठिन और राक्षसी प्रशिक्षण के परिणाम दिखाऊंगा जिसे मैंने सहन किया है। झो कुई ने घुड़सवारी की एक दृढ़ मुद्रा अपना ली। उनके दोनों पैर जमीन पर मजबूती से टिके हुए थे। अपने निचले शरीर को स्थिर रखते हुए उन्होंने अपनी सारी ताकत रीढ़ की हड्डी से कंधों और फिर बाहों तक पहुंचा दी। उसकी मांसपेशियां फूल गईं और नसें उभरने लगीं। जैसे ही वह तीसरा आदिम तीर उठाने के लिए चिल्लाने ही वाला था, उसे एक कान फाड़ देने वाली डैंक की आवाज सुनाई दी। उसकी सांसें थम सी गईं। क्या बात? झो कुई ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं।
उसके पीछे एक आदिम तीर बैंगनी टंगस्टन की दीवार में मजबूती से धंसा हुआ था। तीर का सिरा अभी भी कंपन कर रहा था। यह उसकी अस्थिरता के कारण नहीं, बल्कि उसे बहुत अधिक बल से धंसाने के कारण था। ऊर्जा को निकालने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह कंपन करके ही उसे नष्ट कर सकता था। इस कंपन से जो भी इसके बहुत करीब आएगा उसे चोट लग सकती है। प्राइमल एरो को कम से कम 3 फीट गहराई तक डाला गया था। क्या झो कोई अचंभित रह गया। क्या ये तीर ये यून ने चलाया था? उसने इतनी जल्दी यह कैसे कर लिया? तीर चलाने में उसे कम से कम 10 सेकंड या उससे अधिक का समय लगा। तीर को उठाने में विशेष रूप से अधिक समय लगता था क्योंकि उसे अपनी पूरी ताकत जुटानी पड़ती थी। लेकिन अभी अभी तो उसने सिर्फ अपनी पीठ झुकाई थी और तीर उठाया भी नहीं था, फिर भी ये यून ने तीर घुसा दिया था। ये यून ने बड़े धातु के बक्से के अंदर दूसरे आदिम तीर को हिलाना शुरू कर दिया था। ये यून के चारों ओर कुछ युवक खड़े थे जिनके मुंह खुले हुए थे और वे बेजान अवस्था में थे। उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था कि यून ने अपने दोनों हाथों से पहले आदिम तीर को ऐसे उठाया जैसे लकड़ी के लट्टे उठा रहा हो। ये सब कुछ बिल्कुल सहज लग रहा था। फिर प्राइमल एरो तीर को पकड़े हुए उसने बैंगनी टंगस्टन की दीवार पर हमला किया और जैसे कबाब को टेढ़ा किया जाता है वैसे ही उसने तीर को दीवार में गहराई तक घुसा दिया। शुरू से अंत तक ये यून ने तीर को पकड़े हुए एक बार भी कांपने का नाटक नहीं किया। स्थिर, तेज, शक्तिशाली। लोग अभी भी स्तब्ध थे और इससे पहले कि वे संभल पाते, ये यून ने दूसरा आदिम तीर उठा लिया था। ये यून के शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा था। स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन को अवशोषित करने से उत्पन्न गर्म ऊर्जा का प्रवाह उसके शरीर में तेजी से फैल रहा था। क्योंकि वह पहले ही पर्पल ब्लड के मध्य चरण तक पहुंच चुका था, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाकर प्राइमल एरो चलाने से वह थका नहीं, बल्कि इससे उसे एक सुखद अनुभूति हुई। लेकिन जब वह दूसरे आदिम तीर को पकड़े हुए था तभी यून अचानक रुक गया। ओह, लगता है ऊर्जा का प्रवाह कुछ असंतुलित है। उद्धरण चिन्ह। जब वह अपने शरीर की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर रहा था तो ये यून को यह एहसास हुआ कि यद्यपि आदिम जड़ी बूटी द्वारा उसे दी गई शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन यह बिना लगाम के घोड़े की तरह थी जिससे उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। वह हमेशा से अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट नामक साधना तकनीक का उपयोग करता रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट में कुछ कमियां हैं। आदिम जड़ी बूटी की ऊर्जा बहुत प्रबल थी। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट बैंगनी रक्त क्षेत्र से पहले की एक साधना तकनीक होने के कारण यह अपर्याप्त साबित हो रही थी। जब ये यून रुकी तो भीड़ और भी ज्यादा अवाक रह गई। प्राइमल एरो को उठाना मुश्किल था। इसके भारी वजन के कारण उनकी भुजाएं मानो टूट जाती थीं। इसलिए जैसे ही वे इसे उठाते, ऊर्जा बचाने के लिए वे तुरंत तीर को शरीर में गाड़ देते थे। उनमें से कोई भी यून जैसा नहीं होगा जिसने तीर को पकड़े हुए एक पल के लिए रुककर मानव जीवन के अर्थ पर विचार कर रहा हो। ये तो हद से ज्यादा दखलंदाजी है। जैसे ही लोग इस बारे में सोच रहे थे तभी अचानक ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बिना किसी झिझक के उसने दूसरा आदिम तीर उठाया और बैंगनी टंगस्टन की दीवार की ओर धावा बोल दिया। धत्तेरे की एक और तेज आवाज के साथ दूसरा प्राइमल एरो मजबूती से अंदर डाल दिया गया। फिर से तीर का अगला हिस्सा 3 फीट से अधिक गहराई तक घुसा हुआ था और उसकी पूंछ हिंसक रूप से कांप रही थी। पास ही में बाल्डीकिन भी इस दृश्य को देखकर काफी अचंभित रह गया। ये बच्चा क्या कर रहा है? वह साफ तौर पर 1 महीने से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था, उसकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? हालांकि इसका संबंध पर्पल ब्लड के मध्य चरण में पहुंचने से जरूर था, लेकिन शुरुआती और मध्य चरण में बहुत मामूली अंतर था। इससे ताकत में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकती थी। बाल्डीकिन का साधना स्तर एक मानव स्वामी के समान था, लेकिन ये उनको देखकर उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। दूसरा तीर अभी भी आसान है। लोगों के दिल कांप उठे। ये यून की ताकत ने उनके बीच एक खाई खड़ी कर दी थी, 18 गलियों जितनी चौड़ी खाई। ये यून ने खुशी से अपने होंठ चाटे। ये 1000 ड्रैगन स्केल रून्स कमाना वाकई बहुत आसान था। ये यून ने लापरवाही से अपनी कलाई रगड़ी। वह नीचे झुका और तीसरे आदिम तीर को छुआ। उसने एक पल का भी विराम नहीं लिया और वह सारा काम एक ही बार में कर रहा था। दोबारा एक स्पष्ट चीख के साथ ये यून के हाथों ने दृढ़ता से आदिम तीर को ऊपर उठा लिया। अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करके वह भी उस असामंजस्य की अनुभूति कर सकता था। फिर भी इससे ये यून की विस्फोटक शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। तीसरा तीर अंदर एक चीख के साथ ये यून की नसों में खून खौल उठा। आदिम जड़ी बूटी की ऊर्जा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ी। इस समय ये यून को अपनी ऊर्जा चरम पर पहुंचती हुई महसूस हो रही थी। वह इसे बाहर निकालने के लिए बेताब था। अपने हाथों में आदिम तीर लिए हुए उसने अपने पूरे शरीर की शक्ति को आदिम तीर में लगा दिया और पूरी ताकत से उसे भेद दिया। धत्तेरे की उस प्रचंड ध्वनि ने आकाश को चीर डाला। बैंगनी रंग की टंगस्टन की दीवार भी थोड़ी सी कांप उठी। इस तीसरे आदिम तीर को जबरदस्ती दीवार में ठोक दिया गया। तीर की पूंछ इतनी तेजी से कांप रही थी कि उससे परछाई बन रही थी। ये तीर 4 फीट से भी अधिक गहराई में घुस गया। पिछले 2 तीरों की तुलना में ये 2 गुना से भी अधिक शक्तिशाली था। आसपास के युवक अचंभित रह गए। ये कैसी ताकत है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके सामने खड़ा ये यून एक मानवाकार निर्जन पशु था। झो कोई स्तब्ध था। उसके दिल में पहले जो ऊंचे भाव उमड़ रहे थे वे गायब हो गए थे। जीतने पर उसने जो मर्दाना घोषणा तैयार की थी वह अब एक मजाक बनकर रह गई थी। क्या ये यून ने जड़ी बूटियां नहीं तोड़ी थी? क्या सिर्फ जड़ी बूटियां चुनने से इतना सुधार हो सकता है? इस समूह में कुछ लोग धातु गढ़ने का काम करते थे जबकि अन्य अभ्यास सत्र में भाग लेते थे। उन्होंने एक कठिन महीना बिताया। उन्हें बार बार हथौड़ा चलाने से मांसपेशियों में दर्द होता था, जिससे हथेलियों पर छाले पड़ जाते थे और खून निकल आता था, या फिर वे लोग जो अभ्यास सत्र में भाग लेते थे उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था। दवा लगाने के बाद उन्हें फिर से मार खाने के लिए खड़ा होना पड़ता था।
अपनी कड़ी मेहनत से वे कुछ ड्रैगन स्केल रून्स बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने इनका इस्तेमाल 10,000 पैगोडा में अवशेषों और अमृतों के बदले किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि ताया डिवाइन सिटी के अवशेष और अमृत उनके घर पर खाए जाने वाले अवशेषों और अमृतों से कहीं बेहतर थे। उनकी प्रगति स्पष्ट थी, लेकिन ये यून की तुलना में ये पूरी तरह से हीन थी। तुलना करना एक तरह की यातना थी, तुलना करने पर कचरा फेंक दिया जाता था। तुम्हारी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? ये कैसे मुमकिन है? झू कुई को यकीन नहीं हो रहा था। पिछले 1 महीने में उसने जरा भी आराम नहीं किया था, फिर भी वो ये यून से मुकाबला नहीं कर पा रहा था जो पहाड़ों पर जड़ी बूटियां तोड़ने गया था। ये यून मुस्कुराए। बीते महीने में क्या हर पल मायने नहीं रखता था? जड़ी बूटियां चुनने के अलावा वह प्रतिदिन बहते पारे के वस्त्र में 200 कड़ाहे लेकर चलता था। वह जड़ी बूटियों के पहाड़ पर चढ़ता उतरता था, जिससे उसकी ताकत और चलने फिरने की क्षमता बढ़ती थी। जब वह रात को लौटता था तो सुबह तक ध्यान करता रहता था। वह कभी भी बिस्तर पर लेटकर नहीं सोता था। ताया दिव्य नगरी में सोना बहुत अधिक महत्व रखता था। ध्यान लगाकर वह विश्राम करते हुए भी धीरे धीरे अपनी साधना का स्तर बढ़ा सकता था। और उस प्राचीन जड़ी बूटी को हासिल करने के लिए ये उनको अपनी सारी तरकीबें आजमानी पड़ी और उसे भारी खतरे का सामना करना पड़ा। घोर खतरे और तमाम मुश्किलों के बीच उसने उस 1000 में एक मौके को भुनाया और उस अवसर को हासिल कर लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या इसकी तुलना केवल एक हथौड़ा चलाने या मुक्केबाजी के दौरान मार खाने से की जा सकती है? बेशक ये यून ने इनमें से कुछ भी नहीं कहा। उसने मुस्कुराते हुए झू कुई से कहा, यह सब इसलिए है क्योंकि। ये यून ने लोगों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए अपने शब्दों को लंबा खींचा और अंत में वे 3 शब्द कहे, शुभकामनाओं के लिए। गुस्से के मारे झू कुई को लगभग खून की उल्टी हो गई। उसे लगा कि ये यून उसे चिढ़ा रही है। पूरे महीने की उनकी सारी मेहनत ये उनके सौभाग्य की बात कहने मात्र से ही व्यर्थ हो गई थी। झू कुई सचमुच गुस्से में था। उसने अपने और ये यून के बीच शक्ति के अंतर को नजरअंदाज करते हुए सीधे सीधे कहा, मुझे हल्के में लेना बंद करो। सौभाग्य से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो बस जड़ी बूटियां चुन रहे थे। ये तो महिलाओं का काम है। सारा दिन आलस करके तुम शक्ति कैसे बढ़ा सकते हो या साधना का स्तर कैसे बढ़ा सकते हो? तुमने क्या किया? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झू कुई के शब्द पूरे होने से पहले ही काले लिबादे पहने पुरुषों का एक समूह अचानक स्कूल के मैदान के किनारे से चलकर आ गया। इन आदमियों ने अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे। उनमें एक रहस्यमय सा आभास था। उनके सहज कदम धीमे लग रहे थे, लेकिन उनके पैरों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। कुछ ही कदमों में वे स्कूल के मैदान के बीचों बीच पहुंच गए। उनमें जड़ी बूटी चुनने वाले दफ्तर की वांग भी शामिल थी। वह इन आदमियों के पीछे पीछे बड़े ही प्रभावशाली ढंग से चल रही थी। वांग, जो कभी किसी का सम्मान नहीं करती थी, अब सम्मान दिखा रही थी। स्पष्ट था कि उनके सामने खड़े ये लोग महत्वपूर्ण थे। इन आदमियों को देखकर प्रशिक्षक किन भी गंभीर हो गए। उनके पीठ के पीछे बंधे हाथ अब नीचे लटक रहे थे। कानून के स्वामी बाल्डी किन ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। ताया दिव्य नगरी में उनका पद इन लोगों से नीचा था। कानून लागू करने वाला। वहां मौजूद युवक चौंक गए। कानून लागू करने वाले अधिकारी का पद क्या होता है? हालांकि उन्हें काले वस्त्र पहने इन पुरुषों के साधना स्तर का पता नहीं था, फिर भी वे उनकी आभा से एक दमनकारी अनुभूति महसूस कर सकते थे। और प्रशिक्षक इनके रवैये से स्पष्ट रूप से पता चलता था कि ये कानून लागू करने वाले लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कई युवक तुरंत सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। बाल्डी किन भी असमंजस में था। केंद्रीय दिव्य टावर के कानून प्रवर्तक एक भर्ती विद्यालय के मैदान में क्यों आएंगे? काले लिबादे पहने हुए लोगों के नेता अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति ने अपना नकाब हटाया, जिससे उसका झुर्रियों से भरा चेहरा सामने आया। उसके चेहरे पर 3 समानांतर रेखाएं थीं, जो एक चौंकाने वाला निशान बना रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी निर्जन जानवर के पंजों ने खरोंच दिया हो। उसकी निगाहें युवकों की भीड़ पर घूमी और उसने शांत भाव से पूछा, ये यून कौन है? 199 एल्डर जियान जी। ये यून, वह ये यून की तलाश कर रहा है। काले लिबादे वाले व्यक्ति को ये यून के बारे में पूछते सुनकर युवक चौंक गए। आखिर इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति ये यून को क्यों ढूंढ रहा था? हालांकि ये यून प्रतिभाशाली था, लेकिन वह एक नौसिखिया ही था जो इतने महत्वपूर्ण लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता। मैं हूं। ये यून आगे बढ़ा। उसने कानून प्रवर्तक को ताया दिव्य साम्राज्य की सैन्य सलामी दी। काले लिबादे में लिपटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये यून को इस तरह से देखा मानो वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि इस युवक में ऐसी क्या खास बात है। पर्पल ब्लड के मध्य चरण के 13 वर्षीय इस छोटे लड़के का प्रदर्शन वास्तव में आश्चर्यजनक था। काले लिबादे वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए हल्के स्वर में कहा, हमारे पीछे आइए, बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। इतना कहकर काले लिबादे वाला आदमी जाने के लिए मुड़ गया। उसके पीछे खड़े झू कुई और अन्य युवकों का समूह ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उस काले लिबादे वाले व्यक्ति ने क्या कहा? ज्येष्ठ? कौन सा बुजुर्ग? उनमें से कई लोग सदमे से उबर नहीं पाए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। ऐसा लगता है पूरे ताया दिव्य नगर में जिन्हें वरिष्ठ कहा जा सकता था, वे मुट्ठी भर ही थे। उनमें से प्रत्येक ताया दिव्य साम्राज्य का आधार स्तंभ था और वे एक असाधारण हस्ती थे जो आदिम शक्ति से लड़ सकते थे। वे ऋषि थे। एक मानव ऋषि ये यून से मिलना चाहता था। वे सब हैरान रह गए। न सिर्फ युवक, बल्कि बाल्डीकिन भी अचंभित रह गया। दिव्य नगर के मुखिया ये यून से मिलना चाहते थे। ये तो सचमुच अविश्वसनीय था। ताया दिव्य नगरी के इतिहास में शायद 500 वर्षों में एक भी मानव ऋषि नहीं हुआ होगा। बाल्डीकिन को स्पष्ट रूप से पता था कि एल्डरकेई उनसे मिलने की इच्छा का कारण निश्चित रूप से यह नहीं था कि वह बैंगनी टंगस्टन की दीवार में कुछ आदिम तीर घुसा सके। ये यून के तीनों आदिम तीर वाकई बुरे नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से एल्डर की चिंता के लायक नहीं थे। किन हाउटिन जैसे लोगों को नजरअंदाज करते हुए क्यूनिव जैसे नए रंगरूप भी ये यून के स्तर तक पहुंच सकते थे। एक ऋषि की दृष्टि में यह उपलब्धि एक गुजरते बादल के समान थी। ये बिल्कुल नगण्य थी।
तो फिर बड़े बुजुर्ग ये उनसे क्यों मिलना चाहते थे? प्रशिक्षक किन, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। उस इनाम के लिए आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। ये यून ने गंजे किन को विदाई दी और काले लिबादे वाले व्यक्ति के पीछे चल दिया। बाल्दी किन अभी भी स्तब्ध था और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही कोई आवाज निकाली। बाल्दी किन के पीछे जो कुई और अन्य युवक पहले से ही हक्का बक्का रह गए थे। ये यून के उनकी नजरों से ओझल हो जाने के बाद भी उनके खुले मुंह बंद नहीं हुए। जो कुई को अचानक याद आया कि यून द्वारा आदिम तीर उठाने से पहले ये यून ने उल्लेख किया था कि वह जल्दी में है क्योंकि कुछ देर में कोई उससे मिलना चाह सकता है। उस समय जो कुई ने सोचा कि यह कोई वैद्य बालक है जिसके साथ ये यून जड़ी बूटियां चुनता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उससे मिलने वाला व्यक्ति ताया दिव्य नगर का मुखिया था। जिस व्यक्ति से ये यून ने कैजुअली मिलने की बात कही थी वह वास्तव में ताया डिवाइन सिटी का एल्डर था। जो कुई को ये सोचने लगा कि कहीं उसे कोई मानसिक समस्या तो नहीं है। प्रशिक्षक किन, आखिर चल क्या रहा है? किसी ने गंजे किन से पूछा, लेकिन गंजे किन ने अपना सिर हिला दिया। उन्हें भी कुछ पता नहीं था। बर्खास्त, बाल्दी किन ने हाथ हिलाते हुए कहा। ये यून को एल्डर द्वारा बुलाया जाना भर्ती शिविर में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात थी। बाल्दी किन को नहीं पता था कि यून ने ऐसा क्या किया था जिसमें एल्डर का हाथ हो सकता था। वह पल भर में वान से पूछने के लिए तैयार था, और उसी क्षण ये यून कानून प्रवर्तक के पीछे पीछे केंद्रीय दिव्य टावर तक पहुंच चुका था। कई बार विशाल और भव्य केंद्रीय दिव्य मीनार को देखने के बावजूद ये यून अभी भी उसकी भव्यता से चकित थी। यह एक भव्य पर्वत की तरह था। केंद्रीय दिव्य मीनार से अंदर बाहर उड़ने वाले विशालकाय विमान इसके सामने उड़ने वाले कीड़ों जितने छोटे थे। काले लिबादे वाले व्यक्ति ने कहा, ताया दिव्य नगरी में 5 वरिष्ठ हैं जो आपसे बाद में मिलेंगे। वे हैं वरिष्ठ जियांगे। वरिष्ठ जियांगे इस समय केंद्रीय दिव्य मीनार की पृथ्वी अग्नि रसायन प्रयोगशाला में है। जैसे ही काले लिबादे वाले व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, वही यून को केंद्रीय दिव्य मीनार में ले गया। हॉल का गलियारा 5 मंजिला ऊंचा था, जिससे गुजरने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता था मानो वे बहुत छोटे हों। गलियारे के दोनों किनारों पर विशाल भित्ति चित्र और मूर्तियां कतारबद्ध रूप से लगी हुई थी और फर्श सपाट टाइलों का बना हुआ था। ये टाइलें काली थी और इतनी चमकदार थी कि इन्हें दर्पण की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। जब ये यून ने इन टाइलों पर कदम रखा तो उसे अपने रक्त संचार में तेजी महसूस हुई। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि उसके शरीर का रक्त फर्श की टाइलों से जुड़ा हुआ है। ये टाइलें, ये यून को अचानक दिव्य विन्यभूमि नामक पुस्तक में वर्णित केंद्रीय दिव्य मीनार का वर्णन याद आ गया। केंद्रीय दिव्य मीनार में प्रयुक्त टाइलें विशेष रूप से बनाई गई थीं। ये टाइलें 3 फुट 3 इंच लंबी और 3 फुट 16 इंच चौड़ी थीं। ये टाइलें चिकनी थीं और स्टील जितनी सख्त थीं। इनका एक खास नाम था, बीस्ट ब्लड मिडनाइट टाइल्स। टाइलों के कालेपन का वर्णन करने के लिए मिडनाइट शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि बीस्ट ब्लड शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि भट्टी में रखने से पहले प्रत्येक टाइल पर निर्जन जानवर के रक्त का छिड़काव किया गया था। पशु रक्त से भट्टी में पकाई गई टाइलें रक्त की शक्ति को अवशोषित कर लेती थीं। सरनी स्वामी की जटिल व्यवस्था के कारण केंद्रीय दिव्य मीनार एक विशाल खजाना बन गई, जिससे वह अपने 500,000 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को एकत्रित कर सकती थी। ये कहा जा सकता है कि जब ताया दिव्य साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली था, तब इस केंद्रीय दिव्य मीनार का निर्माण अत्यधिक धन और सामग्रियों का उपयोग करके किया गया था। यही ताया दिव्य साम्राज्य का प्रतीक था। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने एक भारी पत्थर का दरवाजा धकेला, जिसके पीछे एक घुमावदार सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की ओर जाती थी। मेरे पीछे आओ, काले लिबादे वाले व्यक्ति ने कहा और घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। घुमावदार सीढ़ियां चौड़ी नहीं थीं और एक बार में केवल 4-5 लोग ही उन पर चढ़ या उतर सकते थे। ये यून ने अनुमान लगाया कि यह कोई छोटा रास्ता है जो जमीन के नीचे जाता है। हालांकि चूंकि एल्डर जियांगे भूमिगत दिव्य मीनार में रहते थे, न कि केंद्रीय दिव्य मीनार के शिखर पर, इसलिए ये यून निराश थी। ये यून वास्तव में केंद्रीय दिव्य टावर की 90वीं मंजिल से ऊपर के स्तरों को देखना चाहता था। वह उन पौराणिक उच्च श्रेणी के कमरों को देखना चाहता था। ताया दिव्य शहर में साधना करने वालों के बीच ये उच्च श्रेणी के कमरे रहस्यमय थे और अत्यंत भव्यता वाले थे। सामान्य साधकों को छोड़ दे तो किन हाओटियन जैसा व्यक्ति भी, जिसने ताया दिव्य शहर में 6 साल तक साधना की हो, शायद उन उच्च श्रेणी के कमरों में रहने के योग्य न हो। घुमावदार सीढ़ी, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था, कि दीवार के दोनों ओर जलते हुए दीपक लगे थे। ये यून ने अनुमान लगाया कि धातु के दरवाजे के सामने पहुंचने से पहले वे कुछ 100 मीटर नीचे उतर चुके थे। इस धातु के दरवाजे पर तरह तरह के जटिल पैटर्न उकेरे गए थे। काले लिबादे वाला व्यक्ति दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और झुककर बोला, एल्डर जियांगे, मैं ये यून को लेकर आया हूँ। ठीक है। बड़े दरवाजे से एक दबी हुई आवाज आई। उसमें कोई ताकत नहीं थी, लेकिन वह आवाज क्षीण नहीं हुई और गूंजती रही। ये यून ने अपनी सांस रोक ली। वह एल्डर से मिलने को लेकर चिंतित था। किसी के धक्का दिए बिना ही दरवाजा अपने आप खुल गया। गर्म गैस की एक धारा तेजी से आगे बढ़ी। गर्म, ये यून की पहली अनुभूति थी। उसके सामने पृथ्वी अग्नि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला थी। हॉल के बीचों बीच पीतल की बनी एक भट्टी खड़ी थी। भट्टी की ऊंचाई एक व्यक्ति के बराबर थी और उसकी सतह पर फूलों, पक्षियों, कीड़ों और मछलियों की नक्काशी की गई थी। भट्टी के सामने हरे रंग की कमीज पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। वह देखने में साधारण लग रहा था और थोड़ा दुबला पतला था। इसी वजह से उसकी हरी रंग की रसायन शास्त्री की पोशाक ढीली ढाली लग रही थी। हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग के पीछे एक तलवार थी। तलवार कपड़े में लिपटी हुई थी, जिससे केवल उसका साधारण सा मुंह ही दिखाई दे रहा था। इससे ये कल्पना करना मुश्किल था कि तलवार कैसी दिखती होगी। ये बुजुर्ग व्यक्ति पृथ्वी अग्नि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में लंबा समय बिताकर आया प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें भी थकी हुई लग रही थीं, जिससे वह सुस्त दिख रहा था।
ये कल्पना करना मुश्किल था कि यह सुस्त दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति, जो किसी खास व्यक्ति जैसा नहीं दिखता था, ताया दिव्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक था। एल्डर जियांगे, मैं यी यून को यहाँ लेकर आया हूँ। काले लबादे वाले व्यक्ति ने झुककर अभिवादन किया और चुपचाप पीछे हटकर दरवाजा बंद कर दिया। अचानक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में केवल यी यून और हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग ही रह गए थे। यी यून ने अपनी सांस रोक ली। उसने खुद को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन फिर भी उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। अतीत में उसने कई शक्तिशाली और खूंखार जानवरों को देखा था, लेकिन उनका सामना करते समय ही उनको कोई डर नहीं लगता था। हालांकि इस बुजुर्ग के सामने भले ही बुजुर्ग ने कुछ नहीं किया और उदासीन दिखे, फिर भी ये उनको जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई इंसान एक खूंखार बाघ के साथ पिंजरे में फंसा हो। तुम यी यून हो? हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग ने हल्के से पूछा। उनकी आधी बंद आंखें अचानक खुल गईं और उनकी काली पुतलियों में यी यून की आकृति झलक रही थी, जैसे मानो वह दर्पण में देख रहा हो। यी यून बड़े की पुतलियों के माध्यम से खुद को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यी यून तुरंत तनावग्रस्त हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि आंखें उसके आर पार देख रही हैं। उनके शरीर का हर एक अंग, उनका दंतियन, उनके अंग, उनके 360 एक्यूपंक्चर बिंदु, 12 नियमित मेरिडियन और 8 विशेष मेरिडियन, सभी की जांच बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा की जा रही थी। स्वर्ग की आंख। ये यून के दिल में एक कंपन सी महसूस हुई। वह चाहता था कि काश वह अपने धड़कते दिल को रोक पाता, लेकिन वास्तविकता उसकी इच्छाओं के विपरीत निकली और ये यून के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। उसके हृदय में बैंगनी क्रिस्टल उसके हृदय के साथ साथ धड़क रहा था और स्पंदित हो रहा था। ये यून की हथेलियों से पसीना बहने लगा। बैंगनी क्रिस्टल ने हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग के स्कैन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग की नजर बैंगनी क्रिस्टल पर पड़ी तो वह रुका नहीं। हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग ने ये यून को कई बार ध्यान से देखा और उसके पूरे शरीर का जायजा लिया, लेकिन ये यून के हृदय को कई बार छानने के बाद भी उन्हें बैंगनी क्रिस्टल की उपस्थिति का पता नहीं चला। अंततः हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग ने अपनी संवेदन शक्ति वापस ले ली। उन कुछ पलों में ये यून को ऐसा लगा जैसे वह किसी भीषण युद्ध में हो। यह बेहद थका देने वाला था, स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन को पकड़ने से भी कहीं अधिक थकाने वाला। हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग ने ये यून को आश्चर्य से देखा और पूछा, तुमने स्वर्ग की आंख बनाई है? क्योंकि हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग की इंद्रियां तेज थी, इसलिए ये तथ्य कि ये यून ने स्वर्ग की आंख को स्वाभाविक रूप से बनाया था उनकी नजरों से नहीं बच सका। अध्याय 200, ये यून का पुरस्कार। हाँ, ये यून सामान्य हो गया था। उसकी तेज धड़कन और रुकी हुई सांसें हरे रंग के वस्त्रधारी बुजुर्ग ने स्वाभाविक रूप से महसूस की, लेकिन इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। किसी युवक का ताया दिव्य नगर के बुजुर्ग के सामने शांत दिखना दुर्लभ था। 13 वर्ष की आयु से पहले ही स्वर्ग की आंख बना लेना वास्तव में आपकी बोध क्षमता में असाधारण प्रतिभा है। हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग ने यून की प्रशंसा की। उन्होंने पहले काले लबादे वाले व्यक्ति से सुना था कि यून जड़ी बूटियां चुनने में माहिर है। उसने पहले ही दिन 200 से अधिक ड्रैगन स्केल के बराबर जड़ी बूटियां चुन ली थी। ये धारणा असाधारण थी। एल्डर जियांगे की प्रशंसा के लिए धन्यवाद, ये यून ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग ने यून को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। उन्होंने अनुमान लगाया कि यून को कोई विशेष अवसर अवश्य मिला होगा। ताया दिव्य साम्राज्य में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग थे। विशेष अवसरों के अभाव में शीर्ष मानव स्वामी या यहाँ तक कि ऋषि बनना भी बेहद मुश्किल था। हर 500 वर्षों में एक बार प्रकट होने वाले सभी मानव ऋषि प्रतिभा से परिपूर्ण थे। सौभाग्य के साथ साथ उन्हें अद्भुत अवसर भी प्राप्त हुए। ताया दिव्य नगरी के कई प्रतिभाशाली लोगों के अपने अपने विशेष अनुभव थे। इस बात से हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बेशक इन युवा प्रतिभाओं के साथ हुए विशेष अनुभव ताया दिव्य शहर के बुजुर्गों के पद पर आसीन लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे। बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धाओं को मिलने वाले विशेष अवसर ऋषियों के लिए महत्वहीन थे। भले ही वे कभी कभार उनसे आकर्षित होते, वे उनके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। एक दिव्य नगर के वरिष्ठ होने के नाते उनमें बुनियादी स्तर की खुले विचारों वाली मानसिकता थी। यदि किसी दिव्य नगर के वरिष्ठ द्वारा किसी कनिष्ठ वरिष्ठ से विशेष अवसर छीनने की अफवाह फैलती तो ताया दिव्य राज्य की प्रतिष्ठा तार-तार हो जाती। इससे पहले हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही उनके शरीर का अवलोकन किया था। अगर उसमें कुछ भी खास होता तो उन्हें जरूर पता चल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने निश्चित रूप से अनुमान लगाया कि उनने कोई दिव्य खजाना निगल लिया है जिससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। इस प्रकार की व्याख्या अत्यंत तर्कसंगत थी। इस बार स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन को सौंपकर आपने एक महान उपलब्धि हासिल की है। दुर्भाग्य से बैंगनी यांग जिनसेन का मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो गया है और इसका बहुत सारा औषधीय सार नष्ट हो गया है। इसकी आत्मा भी नष्ट हो गई है। इसका मूल्य पूर्ण स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन के मूल्य का लगभग 1/3 ही है। लेकिन ये पद, मैंने आत्मविश्वास से कहा, तुच्छ नहीं होगा और आपको इसके लिए अनुचित पुरस्कार नहीं देगा। हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग की बातें सुनकर ये उनको आखिरकार बहुत राहत मिली। इनाम की परवाह किए बिना वह पास हो गया। एल्डर जियांगे के सामने ये उन पर बहुत दबाव था क्योंकि उसे डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इस एल्डर जियांगे को शायद अभी भी कुछ संदेह हो सकता है, लेकिन गहन पूछताछ के बाद भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सका। I'll give you 10,000 dragon scale runes and 3 glory points as a reward. Saying this, Elder Jiange took out an unimpressive token. With his mind interfaced with the token, a dense stream of dragon scale runes flew towards Yi Yu. Yi Yu saw layers of dragon scale runes fly into his identity token. 10,000 dragon scale runes. With this amount of dragon scale runes, he could stay in the wilderness divine hall for almost a day.
Not only could he absorb the primordial species energy, he could also attempt to understand the founding city lord's nomological truths for an entire day. There were too many things he could do. Of course, Yi Yu knew that the 10,000 dragon scale runes were not that precious. What was most precious were the 3 glory points. The glory points were extremely precious to the cultivators in the Taya Divine City. May I ask, what can I exchange the glory points for? Yi Yu asked unsettlingly. Elder Jiangge smiled and took out a jade scroll before throwing it to Yi Yu. This is the top class second rank rewards. All the top class rewards have to be exchanged using glory points. You can exchange for most of the items within that jade scroll. Yi Yu caught the jade scroll and injected his consciousness into the jade scroll. Within the jade scroll were treasures after treasures. There were weapons, elixirs and relics. Not only was there a textual description of the treasure, there were even figures. Deva Flower Sword, 1000 dragon scale runes, 1 glory point. Yi Yu looked at the figure of the Deva Flower Sword. It was a full-bodied black long sword wrapped in python skin. Just from looking at the image, he could feel a sharp and murderous feeling. The Deva Flower Sword is made from metal that came beyond the heavens. Through the hands of a master in the Sky Sword family clan, the sword was engraved with inscriptions. When the sword was created, it was mixed with the blood essence of a primordial species. The first weapon did not interest Yi Yu. A divine weapon made from the primordial species blood essence was of course good, but it was too extravagant for himself. There were other bows and sabers that were about the same level as the Deva Flower Sword, but Yi Yu just browsed through them before giving them up. The first task now for Yi Yu was to increase his own strength, and not through the use of foreign objects. Yi Yu carried on looking. The further the list went on, the more expensive they became. In the beginning, the treasures were valued at 1 glory point and 1000 dragon scale runes. But nearer to the end, most of them needed 10,000 dragon scale runes or tens of thousands of dragon scale runes. There were even items that cost 100,000 dragon scale runes. And they needed 2 glory points. Dragon Marrow Relic, 1000 dragon scale runes, 2 glory points. A Dragon Marrow Relic refined from a king-ranked desolate beast. It can cause marrow cleansing in a person, allowing him to break through a bottleneck. There were many relics and elixirs listed in the Jade Scroll that could be exchanged for. However, Yi Yu was uninterested in them. He had the purple crystal, so there was no shortage of energy for cultivation. If he lacked elixirs, Yi Yu would have just completely sucked dry the heaven purple yang ginseng in the Hash 60 mountain. By risking to hand the heaven purple yang ginseng over, he received the lacking resources he needed. Why would he use it to exchange for elixirs or relics? Yi Yu carried on digging deeper. At this time, he finally saw a treasure that moved him. The first 3 volumes of the Taya Sacred Technique, 10,000 dragon scale runes, 2 glory points. It's actually the Taya Sacred Technique. Yi Yun's eyelids twitched. The founding emperor of the Taya Divine Kingdom had left behind this compendium. The successive monarchs and the Taya Divine Kingdom city lords had even added their own understandings to the Taya Sacred Technique. After tens of millions of years, this Taya Sacred Technique had become extremely profound. It was the crowning achievement of the Taya Divine Kingdom's martial arts and was the core of the Taya Divine Kingdom's royal family's heritage. A cultivation technique like the Dragon Rib Tiger Bone Fist was low in grade but very useful, hence the Taya Divine Kingdom had no qualms about making it public. But for the Taya Sacred Technique, as a cornerstone of the Taya Divine Kingdom, the royal family had always strictly controlled it. Taya Sacred Technique. As expected, it can be exchanged. Yi Yun's eyes lit up. Cultivation techniques were extremely important to Yi Yun. Having come to the Taya Divine City, Yi Yu had no lack in relics or elixirs, but he had no cultivation techniques. By turning in the Heaven Purple Yang Ginseng, his main goal was to obtain high-level cultivation technique. The energy within the Heaven Purple Yang Ginseng was indeed precious, but to Yi Yu, if he absorbed too much, the effects would eventually lessen. He did not have the cultivation technique to digest it and manage the energy. The basic Dragon Rib Tiger Bone Fist could not support Yi Yun's cultivation in the future. A while ago in the school grounds, when Yi Yu lifted the primal arrow to insert into the purple tungsten wall, he felt that due to insufficiency of the cultivation technique, he had trouble managing the surging power. If he had a high-grade cultivation technique that trained the body, or a cultivation technique to control his yuan chi, then Yi Yun's strength could go to the next level. ताया पवित्र तकनीक के बाद Yi Yun ने जल्दी से अन्य खजानों को देखा. Yi Yun ने अन्य साधना तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया, लेकिन कुछ विचार विमर्श के बाद उसने अंततः ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास करने का निर्णय लिया. ये ताया पवित्र तकनीक भले ही एक साधना तकनीक हो, लेकिन इसमें आक्रमण की चालें, नियम संबंधी सत्य और गति तकनीकें शामिल थीं. यह मार्शल आर्ट का एक व्यापक संग्रह था. दूसरे दर्जे की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की Z पांडुलिपियों में से ये Yi Yun के लिए सबसे पूर्ण और उपयुक्त थी. लेकिन बेशक इसकी कीमत सबसे अधिक थी. फिलहाल Yi Yun केवल ताया पवित्र तकनीक के पहले 3 खंडों का ही आदान प्रदान कर सकता था. ताया पवित्र तकनीक में कुल 9 खंड थे. पहले 3 खंडों के लिए 2 गौरव अंक आवश्यक थे, जबकि केवल चौथे खंड के लिए ही 2 गौरव अंक आवश्यक थे. 5वें खंड को 3 गौरव अंक चाहिए थे. आगे बढ़ते हुए छठे खंड की कीमत का कोई उल्लेख नहीं था. ताया पवित्र तकनीक के 7वें से 9वें खंड तक वे ऋषियों के क्षेत्र में थे. एक सामान्य योद्धा के लिए अपने जीवनकाल में इसे प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं था. दरअसल युवा नायकों के लिए पहले 3 खंड ही पर्याप्त थे. जो लोग पहले 3 खंडों में पूर्णतः महारत हासिल कर लेते, वे ताया दिव्य नगर के प्रति तिरस्कार दिखाने की क्षमता रखते. क्या तुमने फैसला कर लिया है?
हरे रंग की कमीज पहने बुजुर्ग ने युन से पूछा। जी, ये युन ने गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना फैसला लूं, इस कनिष्ठ को एल्डर जियांगे से कुछ पूछना है। अरे, आगे बढ़ो, बात कुछ इस तरह है। इस कनिष्ठ शिष्य ने एल्डर जियांगे से सुना है कि इस जेड स्क्रॉल में केवल द्वितीय श्रेणी के पुरस्कार शामिल हैं। ये कनिष्ठ शिष्य जानना चाहता है कि इस उच्च श्रेणी के जेड स्क्रॉल में प्रथम श्रेणी के पुरस्कार क्या है। जब युन ने ये कहा तो उसकी आंखें चमक उठी। वो ताया डिवाइन सिटी में नाम कमाना चाहता था। आने वाले कुछ वर्षों में वो हर तरह की उपलब्धियों को हासिल करना चाहता था। वो ये देखना चाहता था कि ताया दिव्य शहर में कौन से खजाने छिपे हैं जिन्हें वो एक लक्ष्य के रूप में हासिल कर सके।